हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई मुरी मांगा जो मैंने तो अभी पढ़ी है। तो आप लोगों ने इसे पहले देख रखा हो या नहीं देखा तो मेरे साथ देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो इसके स्टार्ट में बता रहे होते हैं कि मुरीम का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सुप्रीम ओवरलॉर्ड जिसका नाम है डॉक्को रेयोंग, उसे हेवनली डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं, वो और उसके फॉलोअर्स, उन्होंने पूरे मुरीम के अंदर इतना ज्यादा डर और आतंक मचा रखा होता है कि ज्यादातर जमीन पे उनका ही राज होता है। पर किसी रीजन से, जो अभी तक किसी को नहीं पता, जो हेवनली डिस्ट्रॉयर है वो अपनी जगह से गायब हो गया। और जब उन लोगों के पास उनके लीडर नहीं थे तो हेवनली डिस्ट्रॉयर के सारे फॉलोअर्स कुछ सालों के बाद वो भी एक दूसरे से अलग हो गए। और जैसे टाइम बीतता रहा तो इसको हमें दिखाते हैं एक केव जिसके अंदर कोई बता रहा होता है कि इस तरीके से बाकी सभी लोग इस कहानी को जानते हैं। पर ये बिल्कुल एक सफेद झूठ है। सच बात तो ये है कि उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। योलवी, गिवेयोंग, मैक्स एपियोंग, हवानसा, उन सब ने कसम खाई थी कि वो पूरी जिंदगी मेरी सेवा करेंगे। पर उन कमीनों ने मेरे खिलाफ ही एक असैसिनेशन प्लान किया और मुझे मार दिया। पर उनके एक सबसे ज्यादा डरावने सपने में भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं डॉक कुरियोंग अभी भी जिंदा हूँ। बस तुम इंतजार करो, तुम कमीनों, तुम धोखेबाज, बस तुम रुको। तो फिर और जैसे ये कहानी सुना रहे होते हैं वो एकदम सो गया होता है सुनते सुनते। तो हमें दिखाते हैं वो कुछ नहीं करते, वो अपनी शॉट को उठाते हैं, लेकिन जो उससे आवाज होती है उसकी वजह से ये लड़का एकदम जग जाता है और बोलता है, तो फिर आप जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है जो आपके पास था, मैं उन सभी को एक एक करके मारूंगा। उन सब कमीनों को मैं अपने हाथों से मारूंगा और आपका मेरे मास्टर, मैं आपका बदला लूंगा उनसे। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो वो बूढ़ा आदमी देख रहा होता है इसी की तरफ। तो इसका वो बूढ़ा बोल रहा होता है कि ये पहली बार था जब मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया। तो फिर तुम्हें कैसे बताया कि इसकी एंडिंग क्या थी? तो फिर ये लड़का बोल रहा होता है, कम ऑन मास्टर, यह पहली बार नहीं है, मैंने इसे हजारों बार सुना है। आज ही आपने इसे दर्जन बार दोहरा दिया है। तो उसके मास्टर बोल रहे होते हैं, क्या सच में मैंने ऐसा किया है? पर ये सब छोड़ो, ये बताओ जब तुम मेरा बदला ले लोगे उसके बाद तुम क्या करोगे? तो वो बोल रहा होता है कि इसके बाद मैं एक डम्पलिंग की बहुत बड़ी दुकान खोलूंगा और वहां पे हर एक दिन एक जंबो डम्पलिंग खाऊंगा। तो फिर इसी के बाद उसके मास्टर एकदम अपनी तलवार को खोल लेते हैं, लेकिन वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि ये एक डरपोक ये ऐसा करने की सोचेगा। मैं आपका हेवनली डिस्ट्रॉयर का सेक्ट वापस बुलाऊंगा और आपकी जो खोई हुई इज्जत है मैं उसे वापस लाऊंगा मुरिम के अंदर। हाँ जरूर, मैं यही करूंगा मास्टर। तो उसके मास्टर एकदम हंस रहे होते हैं, यही सुन के बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ जरूर यही करोगे तुम। आखिर मैंने अपने डिसिप्लिन से यही उम्मीद करी थी, तुम यही करोगे। आखिरकार मेरा डिसिप्लिन जिसने मुझसे सुप्रीम मार्शल आर्ट सीखी हैं वो जरूर यही करेगा, वो खुद में एक हेवनली डिस्ट्रॉयर बनेगा। और वो लड़का भी एकदम हंस रहा होता है, बोल रहा होता है ही ही। उसके बाद दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते वो। तो फिर हमें दिखाते हैं उसके मास्टर उसका नाम लेते हुए बोलते हैं गैंग रियोंग। वो बोल रहा होता है कि हाँ मास्टर। तो वो बूढ़ा बोलता है कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और तुम भी सब कुछ 12 डिवाइन हेवनली डिस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में सीख चुके हो। तो फिर अंत में अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मेरे ग्रजेस क्या हैं, मैंने जो तुमसे छुपा के रखे थे अब तक। तो इस बात को ध्यान से सुनना, ये मैं तुम्हें दोबारा से नहीं बताऊंगा। तो गैंगरेंग कुछ नहीं बोल रहा होता, वहीं भी बैठा होता है, एकदम सैड सा हो गया होता है। तो उसके मास्टर दोबारा से बोलना शुरू कर देते हैं कि मुरीम का सुप्रीम ओवरलॉर्ड जिसका नाम था डॉक कोरियोंग, उसे हेवनली डिस्ट्रॉयर भी बोलते थे। तो गैंगरेंग बोल रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे एक ब्रेक दो मास्टर। लेकिन हमें फिर से दोबारा से तलवार की आवाज सुनाई देती है। तो वो बोलता है कि हाँ मास्टर, इसके बाद क्या हुआ था आप मुझे बताने वाले थे। तो फिर उसके मास्टर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं कि वो और उसके फॉलोअर्स और गैंगरेंग उनकी बातें ऐसे सुनना होता है, बीच में सो भी जाता है और ऐसे ही कर करके रिपीट हो रही होती हैं सारी बातें। तो इसी को हमें दिखाते हैं जहाँ पे गैंगरेंग बता रहा होता है हमें कि उसी के थोड़े समय बाद जो मेरे मास्टर हैं वो मुझे छोड़ के चले गए और उनके इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद ही मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मिडिल किंगडम की तरफ चलने लगा, जहाँ पे जाके मैं अपने मास्टर की इच्छा पूरी कर सकूं। तो इसी को हमें दिखाते हैं कि गैंगरेंग एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है, योलवी, गिवियोंग, मैक्सेपियोंग, वानसा, मैं गैंग्रियोंग, मैं तुम सभी को मार दूंगा किसी भी कीमत पे। और मैं अपने इकलौते मास्टर उनका बदला तुमसे लूंगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन तभी कोई बोलता है कि वो मर चुके हैं। और गैंग्रियोंग सोच रहा होता है क्या, ये क्या बोल रही है, वहीं पे बैठा होता है। तो कोई इसके सामने डंपलिंग रखता है और गैंग्रियोंग बोल रहा होता है, क्या क्या कहा तुमने? मर चुका है? कौन, किसकी बात कर रही थी तुम? तो वो लड़की वहीं पे खड़ी होती है, उसी की तरफ देख रही होती है। उसका वो बोलती है कि जिन सभी लोगों का तुमने अभी नाम लिया
वो सभी के सभी हेवनली किंग के फॉलोअर्स है ना, हेवनली डिस्ट्रक्शन सेक्ट से। सही बोल रही हूँ ना मैं? पर ये बात तो बहुत समय पहले की है। जैसे ही हेवनली डिस्ट्रॉयर अपने आप में खुद एकदम गायब हो गए थे, उसी के बाद उनके सारे फॉलोअर्स आपस में बट गए, और उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने आपस में फाइट की और सभी के सभी खत्म हो गए एक दूसरे से लड़के। तो गैंग गैंग उनकी सभी बात सुनना होता है। तो वो लड़की बता रही होती है गैंग को, पर ये बात तो बहुत समय पहले की है, ये जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले की बात है ये। पर वो फाइट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि गैंगो के अंदर सभी को उसके बारे में पता है। पर तुम अपने हाथों में स्वॉर्ड लेके आ गए और तुम्हें इतना भी नहीं पता इसके बारे में। ऐसा लगता है कि तुम कहीं दूर केव के अंदर इतने सारे सालों तक ट्रेनिंग कर रहे थे, पर क्या फायदा है इसका। और ये बोल के वहां से चली जाती है और गैंगरंग वहीं पे बैठा होता है, बुल्ला होता है। वो कमीने वो मर चुकी हैं, तो फिर अब क्या होगा? अब मेरे मास्टर का रिवेंज, उसका क्या होगा? और मेरी हीरोइक कहानी जिसके अंदर मैं एक हीरो बनूंगा, उसका क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, इस मांगा का क्या होगा? तो इसी के बारे में दिखाते हैं, जहाँ पे बहुत तेज से एकदम आवाज आती है गेट खोलने की। तो गेट खोलता है तो अंदर कोई होता है, और कोई इससे बोल रहा होता है कि तुम आज रिलीज होते हो यहाँ से, तुम बाहर आ सकते हो। तो ये आदमी उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई जगह है जाने के लिए? और जैसे कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम एक वॉरियर हो जिसके पास एक बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं। तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें किसी नोबल फैमिली में बॉडीगार्ड की पोजीशन दिला सकता हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो। लेकिन ये आदमी उसे मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं दोबारा से मार्शल आर्ट कभी भी यूज नहीं करूंगा। तो ये दोनों गार्ड उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। तो जो पीछे होता है वो आगे वाले से बोल रहा होता है, क्या वो लड़का जिसने आयरन हॉर्स लुटेरों को खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया, क्या ये वही है 1 साल पहले? तो वो आगे वाला बोल रहा होता है कि हाँ ये वही है। तो उसका हमें दिखाते हैं, यहाँ पे एक खड़ा होता है, इसने बहुत सारे आदमियों को मार दिया होता है, और कोई इसके बारे में बोल रहा होता है कि आयरन हॉर्स डाकुओं का सफाया करने के लिए इसे अवार्ड तो मिलना चाहिए। लेकिन इसने जो गवर्नमेंट्स के लोग थे उन्हें गलती से समझ लिया कि वो उन्हीं लुटेरों के साथ में है, तो इसने उन सभी पे भी अटैक कर दिया और उन सबको भी मार दिया। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो भी इसने गलत किया है उसके लिए इसे 1 साल की प्रिजन मिलती है। तो इसीलिए ये 1 साल जेल के अंदर था। तो इसके पीछे वाला बोला होता है, क्या ये तो ऐसा भी नहीं लगता कि ये 20 साल का है पूरी तरीके से? तो फिर इसके आगे वाला गार्ड बोला होता है कि मार्शल आर्ट अगर तुम सीख भी लो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास सही सोच या उसे यूज करने का सही तरीका ना हो, तब तक वो एक खतरनाक वेपन से कम नहीं है। आखिरकार हमने कितनी बार ही देखा है ऐसे यंग मार्शल आर्ट जो एक खुद में ही प्रोडिजी है। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जिनके अंदर स्किल्स कूट कूट के भरी हो, पर उसी की वजह से वो लास्ट में एक क्रिमिनल बन जाती हैं। मैं बस यही सोचता हूँ कि इस लड़के के लिए आगे भगवान ने क्या सोचा होगा और ये आगे जाके क्या करेगा। तो हमें दिखाते हैं ये लड़का एकदम आगे की तरफ आ रहा होता है वहां से, और कोई एकदम जा रहा होता है सामने की तरफ, और ये एकदम भगते हुए जाता है, बोलता है कि हेलो सर, आपकी डम्पलिंग्स यहाँ पे हैं, ये लीजिए। तो ये लड़का एकदम आगे जाके रुक जाता है, तो जो डम्पलिंग लेके गया होता है उससे वो बोल रहे होते हैं, वो तुम यहाँ पे आ गए, लेकिन आज तो तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। तो वो लड़का जो गया होता है डम्पलिंग लेके, वो बोल रहा होता है कि हाँ, आपने 2 बास्केट ऑर्डर की थी, ये लीजिए। तो वो गार्ड बोलते हैं उससे कि तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, ये लो तुम्हारी मनी डम्पलिंग्स के लिए। और वो लड़का भी बोल रहा होता है कि थैंक यू आपका, अच्छे से एंजॉय कीजिए। और ये लड़का उन सभी की बात सुन रहा होता है, लेकिन वो इन पे ध्यान नहीं देता, वो एकदम आगे तब जा रहा होता है। और वो जाते हुए बोल रहा होता है, अच्छा डम्पलिंग। इसी को हमें दिखाते हैं, वहाँ पे एक घर होता है जिसके सामने टेबल्स डली होती हैं। तो असल में एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे बाकी सारे लोग होते हैं। ये लड़का यहीं पे बैठा होता है, वो खाना खा रहा होता है, और डम्पलिंग्स भी होते हैं उसके सामने। यहाँ पे लेडीज भी होती हैं, बाकी सारे कस्टमर भी होते हैं। तो इसका हमें दिखाते हैं, कोई गेट से आ रहा होता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर आते हैं, सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है जो बोल रही होती है कि वेलकम आप सभी का। तो वो सभी लोग अंदर आते हैं और टेबल पे बैठ जाते हैं, और ये बूढ़ी औरत बोल रही होती है, तो फिर सर मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? तो इनमें से एक आदमी बोलता है कि हम ऑर्डर करें उससे पहले हम पानी चाहते हैं, क्या आप हमें पानी दे सकती हैं? तो ये बूढ़ी औरत बोलती है कि हाँ जरूर जरूर। तो फिर हमें दिखाते हैं, जो लेडी होती है और उसके साथ 2 गार्ड होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं अपनी हैट पहन के, और जो लोग आए होते हैं वो उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। तो दिखाते हैं वो सभी की सभी वहां चले जाते हैं, और ये बड़ा सा आदमी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है उन्हें। और वो बूढ़ी औरत पानी लेके आ जाती है इन सभी के लिए, लेकिन ये सभी के सभी खड़े हो जाते हैं अपनी टेबल से। और वो बूढ़ी औरत सोच रही होती है, क्या ये सब क्या कर रहे हैं? तो वो सभी लोग बिना कुछ बोले वहीं से चले जाते हैं।
लेकिन हमें दिखाते हैं उन सभी लोगों में से एक टेबल से टकराता है, तो इसी की वजह से उस लड़के का डंपलिंग एकदम नीचे की तरफ गिर जाता है और वो टेबल से नीचे गिर के खराब हो जाता है। और वो लड़का अपने डंपलिंग की तरफ ही देख रहा होता है। उसका वो बोलता है, ए तू टकले, अब ये बता कि मैं तेरे साथ क्या करूं, जब तूने मेरी डंपलिंग के साथ ये सब कुछ किया है उसके बाद। तो वो टकला एकदम साइड में देख रहा होता है और उसके जो साथी होते हैं वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। और दूसरा वाला बोला होता है कि तूने क्या बोला। लेकिन ये टकला बोलता है उनसे कि उसे छोड़ो, उसे कुछ कॉइन्स दो और यहाँ से चलो। और ये दोनों उसकी बात सुनने होते हैं और वो कुछ नहीं बोलते। उसी के बाद वो कॉइन्स लेते हैं और उसके सामने गिरा देते हैं। तो इनमें से एक बोल रहा होता है, सुन लड़के, आज तेरा लक्की दिन था, तो इन सभी को गिन और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तो वो लड़का वहीं पे बैठा होता है, वो उसकी बात सुनना होता है, कुछ नहीं बोलता। तो इसी को हमें दिखाते हैं टेबल पे जहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये लो, ये बाहर जाने का ऑर्डर है जो पैक करना था। वो बूढ़ी औरत उसकी बात सुन रही होती है, उसका बोलती है कि ओ डियर, जो कस्टमर थे वो तो अभी चले गए। तो वो बोलती है, क्या क्या बोल रही हो आप, अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, उन्होंने तो पहले ही पैसे दे दिए थे इस ऑर्डर के। तो इतनी में ही हमें दिखाते हैं यहाँ पे ये लड़का आ गया होता है जो बुल्ला होता है कि मैं वापस आ गया। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में। और वो इसको देख लेती है और बोल रही होती है, ओ हाँ ये अच्छी बात है, तुम यहाँ पे आ जाओ, जब तुम्हारे पैर इतने ज्यादा ही तेज हैं तो क्यों ना तुम ये उन्हें दे के आओ। तो ये बोल रहा होता है, क्या किसे दे के आना है। उसका वो ऑर्डर पकड़ता है, बोलता है, ओ ये हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अभी दे के आता हूँ, मैं उन्हें अभी ढूंढ लूंगा जल्द से जल्द और अभी वापस आता हूँ। तो वो बूढ़ी औरत बोल रही होती है कि हाँ ज़रूर, मुझे बस तुम पे ही भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। और ये लड़का यहाँ पे ही बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। इसको हमें दिखाते हैं बहुत सारे पहाड़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है और यहाँ पे किसी का खून गिर रहा होता है ज़मीन पे। तो हमें दिखाते हैं ये वही गार्ड होते हैं जो वहाँ पे निकल गए होते हैं और ये वो सभी लोग होते हैं जो इनके पीछे गए होते हैं। तो ये टकला बोल रहा होता है इनसे, ये कितनी बुरी बात है कि अगर आज मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा होता तो मैं हार मान लेता और मैं यही सोच रहा होता कि तुम लोग मर गए हो। तो हमें दिखाते हैं इस लेडी के दोनों गार्ड्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और ये बोल रहे होते हैं, डैम इट, आखिर हम अब क्या करें। तो फिर इनमें से एक आदमी बोल रहा होता है कि तुम्हारे अगर कुछ आखिरी शब्द हों तो वो तुम अभी बोल सकते हो। तो फिर हमें दिखाते हैं कोई बोलता है, वो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो ये दोनों के दोनों एकदम चौंक जाते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये कौन है, और एकदम साइड में देख रहे होते हैं अपने पीछे के। तो हमें दिखाते हैं ये लड़का यहाँ पे आ जाता है, बोल रहा होता है, ओ मैं तो यहाँ से आगे चला गया होता, अच्छा मैंने तुम्हें यहीं पे देख लिया। और एकदम हंसते हुए इनकी तरफ जा रहा होता है। उसका वो लेडी के पास जाता है और वो बोलता है कि आपने ये ऑर्डर किया था ना हमारे रेस्टोरेंट से, तो लीजिए ये आपका है। तो वो लेडी एकदम शर्माते हुए बोल रही होती है कि हाँ ठीक है। तो इसी का वो लड़का देते हुए वहां से जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि डिलीवरी यहीं पे कंप्लीट होती है, तो अब मैं जाता हूँ यहाँ से। तो फिर ये लोग इसका रास्ता रोक देते हैं और ये ब्लैक वाला बोल रहा होता है, और सुन लड़के, क्या तुमने कल रात सपना देखा कि एक बूढ़ा आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हें एक बाल्टी में ठूसने की कोशिश कर रहा है। तो ये लड़का बोलता है कि सर आप क्या बोल रहे हैं। तो इसके बगल में खड़ा हुआ आदमी बोलता है जिसने ब्लू कपड़े पहने होते हैं कि वाह, अब ऐसा लगता है कि वर्ड्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, ये इतना ज्यादा बेवकूफ है कि इसे इतनी भी बात समझ नहीं आई। तो इतने में ये लड़का बोलता है, ओ हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने भी ऐसे ही कुछ सपना देखा होगा, क्यों, क्या आपने भी यही सपना देखा था क्या। तो इतने में ये आदमी मेरे शॉट पकड़ता है, बोल रहा होता है, क्योंकि उस सपने में तुम्हारी मौत की भविष्यवाणी करती थी मोटे। तो हमें दिखाते हैं एक कॉइन आता है और सीधा इसके मुंह पे लगता है और ये कॉइन सीधा इस मोटे के मुंह पे लगा होता है, बहुत बुरी तरीके से खून निकल रहा होता है इसकी नाक से। और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये क्या हुआ है। तो फिर हमें दिखाते हैं ये वही लड़का होता है जो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है रेस्टोरेंट के अंदर। तो फिर लड़का बोल रहा होता है कि ओ नो, मैंने तो उस गुंडे की कलाई पे एम किया था ताकि उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाए, पर पर जब ये हो ही चुका है तो फिर मैं तुमसे सॉरी मांगना चाहता हूँ, आखिरकार मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, तो इस छोटी सी गलती को प्लीज माफ कर दो। तो हमें दिखाते ये टकला एकदम साइड में देख रहा होता है और इसके जो साथी होते हैं वो भी एकदम पीछे की तरफ देख रहे होते हैं। तो ये मोटा होता है वो एकदम नीचे पे गिरा होता है, वो सोच रहा होता है क्या आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये लेडी भी एकदम सामने की तरफ देख रही होती है। तो हमें दिखाते हैं ये लड़का दोबारा से जो सारे कॉइन्स को हवा में उठाता है और बोल रहा होता है, तो फिर ये लो तुम्हारे चेंज जो सभी डम्पलिंग्स के लिए थे। और ऐसे करके सीधे सारे कॉइन्स फेंक देता है, एक के बाद एक अटैक कर दिया होता है इसने। तो फिर हमें दिखाते हैं ये आदमी उससे बच जाता है और ये दूसरा वाला भी उस कॉइन से बच जाता है और सभी ने उन कॉइन को रोक लिया होता है अपने अटैक से। तो ये लड़का सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ है, सभी ने ये कैसे किया। तो ये सभी की सभी एकदम गुस्सा हो गए होते हैं ये सब देख के। और वो पीछे वाला बोल रहा होता है कि ये चूहा, और ये दूसरा वाला बोलता है
कि वो लड़का बस मरने के लिए आया यहाँ पे। लेकिन इतने में वो टकला आता है, बोलता है कि ये यंग लड़का ये कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है, तो तुम लोग यहाँ पे समय बर्बाद मत करो, मैं इसे खुद संभालता हूँ अपने हाथों से। तो वो लड़का एकदम आगे तब आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि ओ नो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आधे दिन में ही अपनी कसम तोड़ दूंगा, पर सच में ये लास्ट टाइम है, अब इसके बाद मैं नहीं करूंगा। तो ये टकला सोच रहा होता है क्या ये क्या बोलता हुआ आ रहा है। तो फिर लड़का बोल रहा होता है कि बारी बारी मेरे पास आने की परेशानी मत उठाओ, तुम सबके सब एक साथ ही आ सकते हो मेरे पास। तो ये सब एकदम उसी की तरफ देख रहे होते हैं गुस्से में, और ये लेडी भी एकदम उसी की तरफ देख रही होती है। तो जो टकला होता है वो भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो हमें दिखाते ही लड़का एकदम स्पीड से आगे की तरफ आता है और अपनी एल्बो से अटैक करता है इसके ऊपर, और उसने बहुत तेजी से मारी होती है। इस मोटे के मुंह से खून निकल रहा होता है इसके ही अटैक में, और इसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। और वो लेडी एकदम सामने की तरफ देख रही होती है शॉक होते हुए। इसके साथ साथ जो इस टकले के साथ आदमी होते हैं वो भी शॉक हो गए होते हैं। तो हमें दिखाते हैं इसी के बाद ये लड़का दोबारा से अटैक करता है, उसके चिन पे अटैक करता है अपने पंच से। तो वो टकला एकदम ऊपर की तरफ चला गया होता है, और ये लड़का बोला होता है तो फिर अगला कौन है। लेकिन इतने में ही हमें दिखाते हैं कोई इस लड़के के ऊपर हाथ रखता है और उसका सिर पकड़ लेता है। तो ये वही टकला होता है जिसने इस लड़के का सिर पकड़ लिया होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ होता, और वो एकदम बोल रहा होता है नीचे देखते हुए ही, ओह ये तो बहुत बुरी बात है। और इसी के बाद उसपे प्रेशर डालना शुरू कर देता है और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया होता है टाइट। उसका बोलता है कि बच्चे, और ये सोच रहा होता है क्या ये क्या है। तो इसी का वो टकला बोलता है क्या तूने कभी हेडोंग की माइटी मार्शल आर्ट के बारे में सुना है। उसमें कहते हैं कि जो आदमी डायमंड बॉडी के लेवल पे पहुंचा है वो मैं हूँ, मुझे कहते हैं, और मेरा नाम है डेंग गुई। और इसी का उसने एकदम क्रश कर दिया होता है उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ के। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे बहुत तेज आवाजें आ रही होती हैं हड्डियां टूटने की। और इसी के बाद उस टकले ने दोनों हाथों से उसे पकड़ा होता है, और वो एक कपड़े की तरह उसके हाथों में होता है बिल्कुल। इसी का वो टकला उसे जमीन पे फेंकता है, बाकी सभी सोच रहे होते हैं क्या ये क्या गए। और वो लड़का एकदम जमीन पे डला होता है, बाकी सभी इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ क्या बेवकूफ है ये, इसे कम से कम अपने ओपोनेंट की ताकत के बारे में पता होना चाहिए था इतनी बकवास करने से पहले। इसे वही मिला है जो ये डिजर्व करता था, इतना ज्यादा हाई और माइटी बनने के लिए। तो फिर हमें दिखाते हैं कोई बोलता है ओहो, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा ही बुरे हो। तो इस टकले के टीममेट्स एकदम पीछे की तरफ देख रहे होते हैं, और वो पीछे देख रहे होते हैं क्या ये किसने बोला है। तो ये टकला भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो हमें दिखाते ही वही मोटा होता है जो यहाँ पे डिलीवरी करने आया होता है। ये बोल रहा होता है कि अगर सच में तुम इतने ज्यादा ही स्ट्रांग थे तो तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, और थोड़ा सा डांट के उसे यहाँ से भगा देना चाहिए था। क्या तुम्हें सच में एक कमजोर लड़के को ऐसे पीटना, क्या ये सही था क्या। और इस सब के ऊपर भी तुम लोग यहीं पे नहीं रुके, तुम उसे देख के अब हंस भी रहे हो। इसी का वो पीछे मुड़ता है, और जो गार्ड एकदम घायल होता है उससे बोल रहा होता है कि एक्सक्यूज मी, अगर मैं तुम्हारे दोस्तों को थोड़ा लेसन सिखा दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो वो गार्ड बोल रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा, और पहली बात वो तो हमारे साथ भी नहीं है। तो इसी को हमें दिखाते हैं कोई एकदम तलवार मार रहा होता है इसके सिर पे, बोल रहा होता है हे मोटे तू, क्या तू पागल हो चुका है। लेकिन इतने में ही हमें दिखाते हैं कि वो मोटा एकदम मारता है इन दोनों के, और उसने एकदम अटैक किया होता है जिसके इन दोनों की कॉन्शियसनेस एकदम गायब सी हो रही होती है। दोनों एकदम बेहोश से हो रहे होते हैं और एक साथ जमीन पे गिर जाती हैं। इसी को हमें दिखाते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हुए जमीन पे डले होते हैं, और वो वहीं पे खड़ा होता है अकेला। तो ये दोनों बोल रहे होते हैं क्या क्या ये क्या था, उसने क्या किया है। और हमें दिखाते हैं वो टकला एकदम गुस्सा हो गया होता है, सामने की तरफ देख रहा होता है। और ये गार्ड और ये लेडी दोनों शॉक में होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या किया इसने। तो बाकी सभी लोग एकदम चिल्ला के बोल रहे होते हैं क्या उस मोटे ने क्या किया, आखिर उसने क्या किया है। तो हमें दिखाते हैं मोटा यहीं पे खड़ा होता है, उसका वो देखता है क्या ब्लड निकल रहा है उसकी नाक से, और वो उसे साफ करता है। उसका वो पीछे मुड़ के बोलता है क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थे। तो ये गार्ड बोल रहा होता है कि नहीं नहीं वो हमारे साथ नहीं थे, बिल्कुल नहीं। तो वो बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैंने पहले देखा था तुम लोग अच्छे से बात कर रहे थे, तो मुझे लगा तुम उसके साथ हो। तो वो एकदम चिल्ला के बोलता है आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया कि जिससे तुम्हें लगा कि हम उनके दोस्त हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन फिर ये टकला बोलता है अपने लोगों से कि उसे मार दो, जबकि अब उसका ध्यान एकदम बटा हुआ है, अभी करो ये, अभी मार दो उसे। तो वो मोटा बुल्ला होता है कि मैंने सुना था तुम लोग कुछ विल की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये तुम्हारी फैमिली का मैटर है, तो इसीलिए मैंने बोला कि तुम लोग उसके साथ हो। तो वो गार्ड बोल रहा होता है कि नहीं वो ऐसी बात नहीं है, ऐसा है। और ये एकदम पीछे देखते हैं तो ये जा रहे होते हैं उसे मारने के लिए, और वो एकदम डर जाते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं पीछे देखो पीछे। तो इसी को हमें दिखाते हुए दोनों के दोनों अटैक करते हैं उसके ऊपर, और एकदम उसके लग गया होता है अटैक। और इसी को हमें दिखाते हुए दोनों शॉक होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये कहाँ गायब हो गया। तो इसी को उनके पीछे से आवाज आ रही होती है अच्छा तो ये क्राइम सीन है।
और ये सोच रहे होते हैं क्या ये पीछे कब पहुंचा। और इतने में ही वो मोटा सीधा दोनों को पकड़ता है और एक दूसरे से टकरा देता है। इन दोनों का मुंह एक दूसरे से लगा होता है, इसी को सीधा नीचे गिर गए होते हैं। तो ये मोटा बोल रहा होता है अच्छा तो ये लोग अब मुझे भी मारना चाहते हैं। और हमें दिखाते हैं उसने चारों को एकदम जमीन पे गिरा दिया होता है, वो अकेला वहीं पे खड़ा होता है। तो इसी का वो टकला आता है और सीधा इसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। और इसे दोनों हाथों से दबा रहा होता है, बोल रहा होता है कि कमीने अब तू मेरी पकड़ में आ चुका है। अब मैं तुझे दबा के तेरी हड्डियों का चूरा चूरा कर दूंगा। तो फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पे एकदम आवाज आ रही होती है हड्डी टूटने की। और ये टकला कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, एकदम घबरा रहा होता है। तो इस लड़के ने उसके दोनों हाथ पकड़े के एकदम साइड में कर दिए होते हैं। और ये टकला पूरी ताकत लगा रहा होता है अपनी, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर पाता, उसके पसीने आ रहे होते हैं। और इसी के हमें दिखाते हुए लड़का सीधा एल्बो मारता है पीछे की तरफ। और उसके इसी एक अटैक में उस टकले की हालत खराब हो जाती है। तो इसी का वो लड़का वहां से निकल के एकदम आगे की तरफ आ गया होता है। और वो टकला सीधा जाके पीछे चट्टान से जाके टकराता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले सकता, मुझे सांस क्यों नहीं आ रही। तो हमें दिखाते हैं ये लड़का बोल रहा होता है अच्छा डायमंड बॉडी। और एकदम अपने पंच को तैयार कर रहा होता है। तो इसी को हमें दिखाते हुए एकदम तेजी से आता है इसकी तरफ। वही टकला सोच रहा होता है क्या अभी क्या कर रहा है। और एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि रुक जाओ, मैं असल में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि। तो इतना में वो लड़का बोलता है अपनी टेक्निक का नाम कि हेवनली डिस्ट्रक्शन इविल नेगेटिव पाम स्ट्राइक। और ये लड़की ये सुन के एकदम शॉक में होती है, सोच रही होती है क्या ये क्या बोला इसने। तो इसी को हमें दिखाते हुए लड़का सीधा अपना अटैक कर देता है। और सीधा उसकी चेस्ट पे जाके लगा होता है। तो ये अटैक इतनी जल्दी हुआ होता है कि वो टकला भी कुछ नहीं कर पाता। उसके पीछे का जो पहाड़ होता है वो एकदम क्रैक होना शुरू हो जाता है और ये टकला भी एकदम उसके अंदर धंस गया होता है। हमें बताते हैं कि इस लड़के के अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि जो इस टकले के पीछे माउंटेन होता है वो पूरा का पूरा टूट गया होता है। और इसी के बाद एक साथ नीचे गिर रहा होता है इस टकले के ऊपर ही। और वहाँ पे बहुत तेजी से आवाजें आ रही होती हैं। तो इसको हमें दिखाते हैं वहाँ पे सिर्फ वो लड़का खड़ा होता है और कुछ नहीं होता उसके सामने। और जो लेडी होती है और उसके दोनों गार्ड होते हैं, उन दोनों का मुंह खुला रह गया होता है, एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। और कुछ नहीं बोल पा रहे होते वो। तो ये लड़का एकदम पीछे की तरफ देखता है, बोलता है कि हाँ चलो ठीक है। जब उसके पास डायमंड बॉडी है तो वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए बेहोश होगा, वरना तो वो ठीक है। पर मैं जितना सोचता हूँ वहां से बाहर निकलने में तुम्हें कुछ ज्यादा ही समय लगेगा। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जब तक तुम सोचोगे कि तुमने क्या गलत किया है तो ठीक है। और हमें दिखाते हैं वहां से कोई आवाज नहीं आ रही होती। आशिका का वो जाता है उस लड़के के पास और उसे देख रहा होता है कि वो सही है या नहीं। तो ये गार्ड मन के अंदर सोच रहे हो तो ये गार्ड मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि हाँ जो तुमने बोला है वो बिल्कुल सच होता, अगर उसके पास सच में डायमंड बॉडी होती तो। पर क्या वो सच में कुछ कहना नहीं चाहता था जब तुम उस पर अटैक कर रहे थे उससे पहले। तो इसी को हमें दिखाता है वो लेडी बोल रही होती कि हेवन हेवन। और ये गार्ड पीछे की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है क्या क्या हुआ। तो ये लेडी उस लड़के की टेक्निक का नाम बोलती हैं मन के अंदर हेवनली डिस्ट्रक्शन इविल नेगेटिव पाम स्ट्राइक। आखिर कैसे वो मोटा उस आदमी की, यानी मेरा मतलब सुप्रीम ओवरलॉर्ड द हेवनली डिस्ट्रॉयर, उसकी मार्शल आर्ट कैसे। तो वो मोटा बोला होता है कि हाँ अच्छा है, ऐसा लगता है कि इसकी कुछ हड्डियां ही टूटी हैं बस। और हाँ बाकी सब तो बस डिसलोकेट हुई थी, तो मैंने ठीक कर देता हूँ। और वो एकदम उसे ठीक कर रहा होता है यहाँ वहाँ दबा दबा के। तो इसी को हमें दिखाते हैं वो हाथ रखता है उसके ऊपर और एकदम तेजी से दबा देता है। जो हमें दिखाते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया होता है उसने। और उस लड़के के मुंह से एकदम खून निकल रहा होता है। तो ये मोटा बोलता है कि हाँ हो गया, ऐसा लगता है कि 10 मिनट के अंदर इसे अपनी ताकत वापस मिल जाएगी। उसका वो एकदम पीछे देखते हुए बोलता है ओ हाँ मिस्टर गार्ड। तो दोनों के दोनों बोलते हैं हाँ प्लीज बोलिए क्या है। तो फिर वो मोटा बोल रहा होता है इनसे कि अगर आप दोबारा से हमारे रेस्टोरेंट में आए तो प्लीज आप जो मैंने मार्शल आर्ट आज यूज करी है उसके बारे में किसी को मत बताना। तो वो गार्ड एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे होते। तो ये मोटा बोलता है कि थैंक्स। तो वो दोनों के दोनों एकदम चिल्लाक बोलता है कि हाँ जरूर हम ये याद रखेंगे, हम इसे वो नहीं भूलेंगे, हाँ जरूर जरूर। तो इसी का बोलता है कि ठीक है फिर। लेकिन इतने में ये लेडी आगे आती है, बोलती है कि रुको रुको, अगर ये आपके लिए ज्यादा परेशानी की बात ना हो तो क्या आप प्लीज मुझे अपना नाम बताएंगे सर। तो वो मोटा बोलता है कि नहीं परेशानी है। और यही बोल के एकदम भग के चला जाता है वहां से। वो गार्ड सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल के चला गया। तो वो दोनों के दोनों एकदम पीछे देखते हैं जहाँ पे वो लेडी खड़ी होती है। और वो एकदम गुस्से में लग रही होती है क्योंकि उसके जवाब दिए बिना वो चला गया होता है। तो ये दोनों के दोनों बोल रहे होते हैं कि माई लेडी ऐसा लगता है कि उसे यंग मैन के पास कुछ ज्यादा ही पावरफुल मार्शल आर्ट है, तो इसीलिए वो थोड़ा घमंडी हो गया है। तो वो कुछ अच्छे से मैनर्स नहीं जानता, तो आप जानती है ना। तो आप ज्यादा बुरा मत मानिए प्लीज। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा ही होता है, वो एकदम पागल हो गई होती है। और बोल रही होती है अच्छा सर परेशानी वाले। तो ये दोनों गार्ड सोच रहे होते हैं क्या माई लेडी। बोल रहे होते हैं कि माई लेडी वो उसका नाम नहीं है, पर
और यहाँ पे ये बोली जा रही होती है कि मास्टर परेशानी वाले, और ये गार्ड कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो इसका हमें दिखाते हैं मोटा वहाँ पे आ जाता है अपने रेस्टोरेंट पे और बोलता है कि मैं वापस आ गया। तो ये बूढ़ी औरत पूछती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? तो वो बता रहा होता है कि मैं रास्ता भूल गया था और उसके बाद मुझे वापस सही रास्ते पे आना पड़ा तो इसीलिए। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है अच्छा ऐसा है, तुम लड़ाई करके आए हो ना? तो ये एकदम चिल्ला खुलता है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो पूछती है तो ये बताओ तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है फिर? तो वो बोल रहा होता है कि मैं गिर गया था अपने रास्ते पे इसीलिए। तो ये बुढ़िया एकदम चालाक बोलती है क्या तुम गिर गए थे और उसके बाद तुम्हें चोट लग गई? बिल्कुल बकवास। ये रेंज जरा इसे देखो, ये दोबारा से लड़ाई करके आया है जब ये बाहर था तब। तो फिर अंदर से आवाज आती है क्या? और ये सोच रहा होता है क्या ये क्या है? तो हमें दिखाते हैं अंदर से एक लड़की आती है, वो बोलती है ए गैंग्रियोंग, क्या वो सच बोल रही हैं? क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम दोबारा से कभी मार्शल आर्ट यूज नहीं करोगे बिना मेरी परमिशन के, जब मैंने तुम्हें ये जॉब दी थी 1 साल पहले? क्या ये बात तुम्हारे दिमाग से निकल गई है क्या? तो गैंग्रियोंग बोल रहा होता है कि मैं वापिस आ रहा था और गिर गया, बस यही बात है, सब कुछ और कुछ नहीं किया मैंने। तो ये एकदम सामने की तरफ देख रही होती है और कुछ नहीं बोल रही होती। तो उसका बोलती है कि तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है, जरा पास आना। तो गैंगरेंग उसके पास जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं गिर गया, मेरी नाक वो जमीन पे गिर गई एकदम और खून निकलने लगा। तो लड़की बोल रही होती है ओ माय गॉड तुम्हारी नाक ये तो सूज गई है, चलो तुम किचन के अंदर आओ, मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ। तो गैंग बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है। तो वो लड़की बोल रही होती है उससे शिट, अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो कम से कम जीत के आते। आखिरकार तुम अपने आप को एक आदमी कैसे बोल सकते हो? क्या तुमने खुद डिवाइन हेवनली डिस्ट्रक्शन टेक्निक नहीं सीखी? कभी भी पिट के मत आना जब भी तुम बाहर डिलीवरी करने जाओ, समझ गई? तो गैंग बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे बोला ना कि मैं नीचे गिर गया था जमीन पे। तो इसी को हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हाथों में स्वॉर्ड होती है और वो फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे बोल रहा होता है कोई कि तू कमीना, तू मियो, आखिर तुम हमारे साथ ये कर कैसे सकते हो? एक वक्त तुम हम में से एक थे। तो ये मास्क मैन बोल रहा होता है कि हाँ जरूर, ये सच है। तो इसी का वो अपनी चेन उठाता है और वो बोल रहा होता है कि बस तुम ये समझो कि मेरे लिए ये सिर्फ एक बिजनेस है। और इसी का वो सीधा अपनी चेन से अटैक कर देता है इसके ऊपर जो बोल रहा होता है इसे, और वो बिल्कुल जमीन में चिपक गया होता है। इसका वो अपनी चेन को हटाता है वहां से, तो एकदम खून खून होता है, वो बीच में से कट गया होता है। इसी का वो मास्क मैन अपने हाथ को हिलाता है और जो उसके साइड में खड़ा होता है आदमी वो भी मर जाता है। और ये दूसरा वाला सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है, ये एक के बाद एक सबको मार रहा है ऐसे ही, और उसने सभी को मार दिया होता है जो वहाँ पे होते हैं। इसी का एक मार्शल आर्टिस्ट सीधा जाता है आगे की तरफ उसे मारने के लिए चिल्लाते हुए, और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे पहले ही खत्म कर दूंगा, इससे पहले ये अपनी चेन को अपने पास बुलाए, मैं इसे पहले ही मार दूंगा। और ये मास्क मैन एकदम साइड में देख रहा होता है। इसके बाद वो अपने मुंह से कुछ फेंकता है इसकी तरफ और ये निडल्स होती हैं जो इसकी तरफ जा रही होती हैं, इसके बाद इसकी आंखों में लग जाती हैं और एकदम चिल्ला रहा होता है ये। इसके बाद हमें दिखाते हैं वो चेन आ जाती है उसके पीछे और उसे भी वहीं पे मार देती है। इसके बाद हमें इसके बारे में बता रहे होते हैं कि असैसिन मियो ये हमेशा अपनी जॉब को अच्छे तरीके से खत्म करता है क्योंकि ये फेमस है बेरहम होने को और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में कभी नहीं लाता ये अपने काम की। यहाँ तक कि जब इसके काम के बीच में इसके खुद भाई या दोस्त आए तो ये उन्हें भी मार देगा। इसको हमें एक लेडी का फोटो दिखा रहे होते हैं जहाँ पे कोई बता रहा होता है इसके बारे में कि जो मेरा पति है वह एक बेकार परिवार का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन मैंने उससे शादी की और अपने परिवार के समर्थन से उसे एक अच्छा इंसान बनाया। फिर भी अब ऐसा लगता है कि वह थोड़ा ज्यादा बेकार हो गया है क्योंकि अब उसका एक अफेयर है और किसी के साथ, सोंग चेओंग। मुझे यकीन है कि इस कुतिया ने मेरे पति को बहकाया है क्योंकि वह मेरे परिवार की संपत्ति के पीछे है। मेरे लिए इस बदचलन लड़की को मार डालो। तो मियो उसकी फोटो को देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि हमेशा से एक औरत को मारना वो मेरे लिए एक गंदा स्वाद छोड़ जाता है मेरे मुंह में, पर अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे थोड़े ज्यादा पैसे देना इस बार, वरना मैं ये नहीं करूंगा। तो ये लेडीज बोल रही होती है ओहो तुम बस थोड़ा मांग रही हो, बल्कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगी, बस तुम मेरा काम करो, बस इसे शांति से खत्म कर दो, तो फिर मैं उसके बाद तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने की सोचूंगी। और मियो उसकी बात सुनना होता है, उसका वो बोलता है कि जब हम यही कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी ठिकाने लगा दूं, वो मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा, क्या कहती हो? तो वो लेडी बोलती है मियो से कि मुझे इतनी जल्दी विधवा नहीं बनना। तो इसी को हमें दिखाते हुए एकदम उबासी ले रहा होता है और ये गैंग होता है जो अपने रेस्टोरेंट में होता है अभी। वहाँ पे जो लोग आए होते हैं वो बोल रहे होते हैं उससे कि खाने के लिए थैंक यू तुम्हारा, और गैंग उनसे बोल रहा होता है कि आपका वेलकम, जरूर आना वापस। उसका हमें दिखाते हैं उनकी टेबल पे 2 डम्पलिंग रह गए होते हैं और गैंग उन दोनों डम्पलिंग्स को ही देख रहा होता है, उसका उसके पास जाता है और खाने लगता है, लेकिन कोई पीछे से आता है सीधा उसे किक मारता है, बोलता है रुक जा। और ये वही बूढ़ी औरत होती है जो उससे बोल रही होती है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बचे हुए खाने को मत खाओ?
और गैंग अभी भी उन्हें खा गया होता है। तो इसी के बाद गैंग बोलता है, ओह अच्छा, मैं बस येरेन के लिए बर्तन धोते समय काम आसान बनाना चाहता था। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने के लिए किसने कहा। और इसी का वो एकदम चिल्लाक बोलती है कि मैं अपने 4 पैरों वाले सुअर को क्या खिलाऊंगी, अगर यहाँ पे 2 पैरों वाला सुअर कुछ भी नहीं छोड़ेगा पीछे। और हमें दिखाती है येरिन आ रही होती है अंदर से। उसका वो आगे आती है, बोलती है कि मॉम आप कहाँ जा रही हैं। तो वो बुढ़िया बोलती है, मैं शहर में किसी से मिलने जा रही हूँ, और हाँ ये भी हो सकता है कि आज रात मैं बाहर ही रहूंगी। और यही बोलने के बाद वो वहां से चली जाती हैं। तो गैंग पीछे से बोल रहा होता है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं दादी। तो यही सुन के वो एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम दादी किसे कह रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मैनेजर कहो या बड़ी बहन। और इसी का वो एकदम चिल्ला के बोल रही होती है गैंग से, और अगर तुम मुझे शहर में देखती हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझे नहीं जानते, ऐसा दिखाना वरना, और अगर तुमने ऐसा दिखाया कि तुम मुझे जानती हो तो मैं तुम्हें वहीं पे मार दूंगी। तो गैंग बोल रहा होता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया। और यहाँ पे एरिन एकदम सामने की तरफ देख रही होती है गैंग को। तो वो बोलती है गैंग से कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे बता देना जब तुम्हें भूख लगे, क्या मैंने तुम्हें ये बताया नहीं है, बल्कि इसकी जगह तुम बचे हुए खाने को चुरा के खा रहे हो मेरे बताने के बावजूद भी। और गैंग अपना मुंह एकदम छुपा रहा होता है। उसका येरिन बोलती है उससे कि मैं कुछ जंबो डम्पलिंग्स को स्टीम कर रही हूँ तुम्हारे लिए, जबकि अब मोम बाहर जा चुकी हैं, तो तुम बाद में किचन में आना और उन्हें खा लेना। तो गैंग बोल रहा होता है कि हाँ जरूर जरूर मैं आऊँगा। इसका वो अपने पीछे देखता है जहाँ पे कबूतर उड़ रहे होते हैं, और ये नॉर्मल कबूतर नहीं होते, इनके पास मैसेज होता है। तो गैंग बोल रहा होता है, वाह वो देखो हमारे डिलीवरी के ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो येरिन बोली होती है, ओ माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े ऑर्डर्स हैं, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए जंबो डम्पलिंग्स और किसी समय बनाने पड़ेंगे। तो गैंग बोल रहा होता है, क्या क्या बोली हो तुम, कम ऑन, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, तुम मजाक कर रही हो ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना येरिन। तो येरिन बोल रही होती है कि हाँ शायद मैं मजाक भी कर सकती हूँ पर। और इसी को हमें दिखाते हैं टाउन में जहाँ पे सनसेट होने ही वाला होता है। और यहाँ पे गैंग आ गया होता है ऑर्डर देने के लिए। तो ये बोल रहे होते हैं गैंग से, ओ ये तो अभी भी गर्म है, ऐसा लगता है कि मैं इन्हें अच्छे से खाऊंगा। तो गैंग बोल रहा होता है उनसे, ओ थैंक यू आपका इतनी ज़्यादा तारीफ करने के लिए। तो इसी का वो डम्पलिंग्स खा रहा होता है, बोल रहा होता है कि सारी डिलीवरीज पूरी हो चुकी हैं, अब ऐसा लगता है जो ये 2 बची हुई बास्केट हैं अब ये मेरी हैं। और डम्पलिंग्स खा रहा होता है, एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो वो कुछ देखता है, और ये देखने को एकदम छुप जाता है, और बोल रहा होता है, ओ ये तो दादी हैं, अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे देख लिया तो। और यही बोलने के बाद वो एकदम गली में छुप जाता है, और वहीं पे छुपा होता है उसका, वो बाहर आता है और बोल रहा होता है कि 1 मिनट, आखिर वो ऐसा गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी कौन था। और इसी का हमें दिखाते हैं रात हो गई होती है, और यहाँ पानी के बीच में घर होता है। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सुंदर लेडी होती है जिसके बारे में बोल रहा होता है कोई कि तुम्हारी सुंदरता आज भी एकदम देखने लायक है चोयांग, जो पिछले 6 दिन मैंने तुम्हें नहीं देखा वो मेरे लिए बिल्कुल एकदम 6 साल जैसे थे, और अब मुझे नहीं पता कि मैं आगे के 6 दिन कैसे बर्दाश्त करूंगा तुम्हारे बिना। तो ये बोल रही होती है, ओ डियर तुम ये सब क्या बोल रहे हो अभी। तो इसी का वो आदमी एकदम उसका हाथ पकड़ता है, बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपना पूरा जीवन अपनी पत्नी और उसके परिवार के लिए गुलामी करते हुए बिताया है, लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरे लिए एक नई दुनिया खुल गई है। और इसी का वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि मेरे साथ भाग जाओ, मैं अपना बाकी जीवन तुम्हारा कुत्ता बनकर जीना चाहूंगा। और यही सुन के वो एकदम हंस रही होती है, बोल रही होती है, ओहो ये क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा मत करो, चलो बस दोस्त बन के रहते हैं। तो ये एकदम उसका हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, ना 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 ऐसे नहीं, भाड़ में जाए दोस्ती, अब नहीं अब नहीं। और यहाँ पे ये मास्क मैन होता है जो ड्रिंक कर रहा होता है, एकदम गुस्से में बैठा होता है, और उसके एकदम पसीने आ रहे होते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अब इसे और नहीं सह सकता, इससे मुझे उल्टी आ रही है, ये क्या बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अभी बीच में से फाड़ दूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि नौकरी तो नौकरी है। और इसका वो वहीं पे इंतजार कर रहा होता है, और सामने की तरफ देख रहा होता है उस लेडीज़ की तरफ, और उसे देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि उस कमज़ोर औरत पर अपनी जंजीरों का इस्तेमाल करना वह बहुत ज़्यादा होगा। और इसी का वो अपने मुँह से निडल का अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन कोई इसके मुँह से एकदम निकाल लेता है वो हथियार। और ये बोल रहा होता है, क्या ये क्या है। तो ये गैंग होता है जो बोल रहा होता है, और इसी का वो सारी निडल निकाल देता है उसमें से, और बोल रहा होता है कि मुझे पता था, तुम कुछ समय से मर्डर सेंट्रेंट रिलीज कर रहे हो, क्या तुम एक असैसिन हो। और ये मास्कमैन सोच रहा होता है, क्या ये क्या बोल रहा है। तो इसी के बाद वो लेडी एकदम चिल्ला के बोलती है, गैंग चीफ गैंग। तो गैंग बोलता है उसकी तरफ देखते हुए, ओ हाँ हेलो, बस मुझे कुछ समय दीजिए बिग सिस। तो ये टकला एकदम वहां से उठता है, एकदम पीछे चला जाता है। और ये आदमी पूछ रहा होता है, क्या ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो। तो वो ब्यूटीफुल लेडी मना कर रही होती है, बोल रही होती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जानती इसे।
और मियो इनसे दूर खड़ा हुआ सोच रहा होता है, क्या कौन ये कौन है, आखिर ये मोटा है कौन? मैं इसे बिल्कुल सेंस नहीं कर पाया जबकि ये बिल्कुल मेरी बगल में था। और गैंग उसी की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका वो बोलता है इस लेडी से कि मुझे लगता है कि वो आपके पीछे है बड़ी बहन। क्या आप और कहीं जाना चाहती हैं या फिर आप ये चाहती हैं कि मैं इसे संभाल लूँ? तो हमें दिखाते हुए एकदम गुस्से में होती हैं, बोल रही होती हैं कि उसे पीटो बुरी तरीके से। तो ये देख के गैंग एकदम डर जाता है, बोलता है ओ हाँ हाँ मैं भूल गया था सॉरी। और एकदम पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो हमें दिखाते हैं उसकी तरफ अटैक आ रहा होता है जो मियो ने किया होता है। वो अटैक एकदम उसके पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन हमें दिखाते हुए एकदम किक मारता है उसमें। और उस किक से वो चेन सीधी साइड में चली जाती है। सभी बोल रहे होते हैं क्या आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? सब एकदम डर जाती हैं, एकदम चिल्ला रहे होते हैं क्या यहाँ पे फाइट हो रही है, मदद करो मदद करो। और मियो की हालत एकदम खराब होती है। वो सोच रहा होता है क्या मेरा 1000 शैडो एंकर जो एक पत्थर को भी आराम से तोड़ सकता है, वो इस मोटे ने अपनी किक से डिफ्लेक्ट कर दिया कैसे? और गैंग दूर खड़ा हुआ बोल रहा होता है ये भगवान दोबारा से मेरी बॉडी वो खुद ही रिएक्ट कर दिया उसने अपने आप। और इसी का वो अपने पीछे देख रहा होता है जहाँ पे वो आदमी बोल रहा होता है कि चियोंग हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और वो लेडी बोल रही होती है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और गैंग अभी भी नहीं देख रहा होता है, तो हमें दिखाते हैं वो लेडी एकदम गुस्सा हो जाती है, उसे एकदम आग सी आ रही होती है उसकी तरफ से। और गैंग इसे महसूस कर लेता है। और दूसरी तरफ मियो मानता नहीं है, दोबारा से अटैक करता है चेन से। और इस बार वो एकदम बहुत तेजी से अटैक करता है। वो अपनी चेन को एक जगह से दूसरी जगह हिला रहा होता है और सीधा साइड से अटैक करता है उसके ऊपर। लेकिन गैंग अपने एक ही हाथ से उसे पकड़ लेता है और सीधा अपनी तरफ उसे खींच देता है। और उसने इतनी पावर से खींचा होता है कि मियो सीधा उसी की तरफ आ रहा होता है उड़ता हुआ। हाँ मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या ये आखिर हो क्या रहा है। और यहाँ पे हमारी गैंग को एकदम गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और यही बोलने के बाद सीधा एक पंच मारता है मियो को बड़ी तेजी से। और एक पंच इतनी जोर से मारा होता है कि वो सीधा जमीन पे जा गिरता है। उसके पंच में इतनी ज़्यादा पावर होती है और वहाँ का सारा फ्लोर एकदम टूट जाता है। और वो बोल रहा होता है ऊप्स, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही पावर यूज़ कर दी और मैं क्या करूँ। तो फिर हमें दिखाते हैं वो पूरी जगह टूट जाती है और टूटने के बाद सीधे ही पानी में डूब जाती है। उसको हमें दिखाते ऊपर से लकड़ी लकड़ी होती हैं और वहाँ पे एक शिप भी होती है जहाँ पे साइड में खड़े हुए लोग बोल रहे होते हैं क्या फिर वहाँ पे हो क्या रहा है, क्या वो लोग वहाँ पे जिंदा होंगे? और फिर हमें दिखाते हैं शिप पे लोग चढ़ गए होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लोग उनसे बोल रहे होते हैं कि टाइट पकड़ो ऊपर आ जाओ। और वो थैंक यू बोल रहे होते हैं इन सभी को। हमें दिखाते हैं शिप के ऊपर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। और यहाँ पे वो लेडी भी आ गई होती है, वो बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, आज के लिए तुम बस घर जाओ, हम कल मिलेंगे। लेकिन वो आदमी बोलता है लेकिन तुम हो कौन? तो फिर वो लेडी अपने चेहरे को चेक कर रही होती है और उसी का वो एकदम हंसते बोलती है ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि मेरे नकली दांत वो चले गए हैं। और हमें दिखाते पीछे गैंग खड़ा होता है, वो बोल रहा होता है कि बस यही नहीं हुआ, आपका मेकअप वो भी धुल गया है बड़ी बहन। और इसी के बाद वो बूढ़ी औरत सीधा गैंग को पकड़ती है और अपना घुटना मारती है उसके मुंह में बहुत तेजी से। और वो बोल रही होती है उससे क्या तुम मेरी मौत बनोगे? इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब हम बाहर हों तो ऐसा दिखाना कि तुम मुझे नहीं जानते बेवकूफ। और गैंग बोल रहा होता है लेकिन मैं ओ मैं। और ये आदमी ये देख के सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है इतनी ज्यादा अग्रेसिव। तो फिर ये बूढ़ी औरत रुक जाती है और इस आदमी से बोल रही होती है अरे ठीक है, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। अब से कड़ी मेहनत करो और ईमानदारी से जीवन जियो। और नौजवान, अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना, उसके साथ अच्छे से रहो। वासी का वो देखती है उस आदमी को और वो एकदम डिप्रेशन में चला गया होता है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता। तो फिर गैंग बोल रहा होता है ओ मैनेजर बहन बड़ी बहन, प्लीज जो भी आज यहाँ पे हुआ था वो ईयर को मत बताना कि मैंने आज रात मार्शल आर्ट यूज की थी। तो वो बूढ़ी औरत एकदम चिल्ला के बोलती है क्या तुम ये चाहते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और बस यही बात नहीं, मैं उसे सब कुछ बताऊंगी जो मैंने अभी तक सब कुछ छुपाई है उससे, पहले की सारी बातें मिला के। तो हमारा गैंग एकदम बुल्ला होता है अपनी आंखों में चमक लेते हुए कि यहीं पे कहीं मैंने देखा था एक बहुत पुराना हर्बल वाइन का बैरल जहाँ पे बहुत सारी वाइन है। तो आप क्या कहती हैं इसके बारे में? तो उस बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ जाती है, वो बोल रही होती है क्या आज कुछ हुआ था क्या? मुझे तो याद नहीं है। और इनसे दूर हमें दिखा रहे होते हैं कि मियो एकदम लकड़ी पे बंधा हुआ होता है, वो एकदम तैरते हुए जा रहा होता है आगे की तरफ। द विचिंग फ्लावर्स रहस्य में लिपटे फिक्सर्स का एक बैंड है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं एक चूहा होता है जो आगे की तरफ आ रहा होता है अपने खाने के पास। और जैसे ही वो उसे पकड़ता है उसी का वो सीधा एक छेद में गिर जाता है जो एक जाल सा होता है उसके लिए। और ये गड्ढा एकदम बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर वो एकदम चला जाता है और वहाँ पे और भी लोग आ रहे होती हैं उसके पास। और हमें दिखाते हैं वो चूहा एकदम अंदर गिर के मर गया होता है। वहाँ ऊपर खड़े हुए लोग बोल रहे होते हैं ओ ये देखो ये सक्सेस है,
बड़ी बहन इसे एक बार देखो। और इसमें से एक बोली होती है, क्या बात है, यहाँ पे जबकि एक चूहे की इतनी ज़्यादा सेंसेस होती हैं, उन्हें भी हमने धोखा दे दिया और उसे भी अपने जाल में फंसा लिया। तो दूसरी वाली बोली होती है कि मुझे तो इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि जो मैकेनिज्म बड़ी बहन ने बनाया है, उसमें थोड़े से भी वेट का अंतर आए तो वो एक्टिव हो जाता है। तो फिर तीसरी वाली बोली होती है कि बड़ी बहन ह्यू क्लैन के काम बहुत ज़्यादा ही अजीब हैं और सच में बहुत ज़्यादा ही शानदार हैं। और इधर पीछे खड़ी हुई इनकी बहन एकदम हंस रही होती है। इसको हमें दिखाते हैं एक चूहा जो बास्केट के पास जा रहा होता है खाने के लिए और वो उसके अंदर दोबारा से फंस जाता है। तो ये दूसरी लड़की बोल रही होती है, पर एक चूहे को पकड़ने के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है? और उसने चूहा एकदम आसानी से पकड़ लिया होता है। बाकी सभी उसी की तरफ देख रही होती हैं और ये बड़ी बहन भी उसी की तरफ देख रही होती हैं। तो हमें दिखाते हैं बड़ी बहन एकदम उसी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, उसे फांसी दे दो। तो वो एकदम चिल्ला के बोल रही होती है, वाह मुझे माफ़ कर दो बड़ी बहन, मुझे माफ़ कर दो। और जिस लड़कियों को ये फांसी देने के लिए बोल रही होती है वो मन में सोच रही होती है कि तुम सबके सब मूर्ख कहेंगी, तुम क्या इतनी बात भी नहीं समझ रही। तो उसका बड़ी बहन बोलती हैं कि जब उंगली चांद की ओर इशारा कर रही हो तो उस पर ध्यान केंद्रित करना मूर्खता है। जब तक वो समझदार ना हो जाए उसे भूखा रखो। और वो लड़की बोली होती है कि ये कुछ ज़्यादा ही चालाक बनने के लिए मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। जब मैं जानती थी कि बड़ी बहन ऐसी हैं तो फिर मैंने ये किया ही क्यों। तो हमें इसी को बताते हैं मिस्ट्रेस ह्यूक्लैन, जो बीविचिंग फ्लावर्स की हैं, जिन्हें ये भी कहा जाता है कि वो एक आर्किटेक्ट हैं डेथ की। पर वो ज़्यादातर यही चाहती हैं कि लोग उन्हें एक आर्टिस्ट के तौर पे माने, ना कि एक फिक्सर के तौर पे। उसका हमें बता रहे होते हैं न्यू डोंग, एक बहुत ज़्यादा बेरहम सॉर्ड। वो एक दिन गोल्ड ड्रैगन गिल्ड में आया ये क्लेम करने के लिए कि वो उन्हें बचाएगा, पर वो एक लीच बन गया जो वहाँ से जाने के लिए मना करता रहा और अंत तक वो उन्हें चूसता रहा और उन्हें ख़त्म कर दिया। हमने उसके लिए बहुत सारे फिक्सर्स को ढूँढा और उनसे डील करी, पर वो सभी की सभी फेल हो गए उसे मारने में। और हमने जो उसे मारने की कोशिश करी थी, उसके बदले में भी हमें कुछ परिणाम भोगने पड़े। तो यहाँ पे ये आदमी बोल रहा होता है बड़ी बहन से कि हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमने आपके बारे में ये सुना है कि बीविचिंग फ्लावर्स वो काम पूरा कर देती हैं और यहाँ पे कोई डर भी नहीं है। अगर आप फेल भी हो गई तब भी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सब कुछ संभाल लेंगी। तो बड़ी बहन बोल रही होती है उनसे कि हाँ तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो। जो हमारे मेथड्स हैं उनके अंदर टारगेट को ऐसे मिटाया जाता है कि वो एक एक्सीडेंट लगे। हम भले सके बार बार फेल होते रहें पर हमने कभी भी सज़ा फेस नहीं करी और यही हमारे सबसे ज़्यादा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिसकी वजह से कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं आप पे विश्वास करता हूँ। लेकिन इतने में ही बड़ी बहन बोलती है कि क्या आप पहले ही जानने लगे, ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है। हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा पुरानी गार्लिक वाइन तैयार रखी थी, क्यों ना 1-2 कप हो जाए। तो वो आदमी बोल रहा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू ऑफ़र के लिए, पर हम कुछ ज़्यादा जल्दी में हैं। तो इसी को हमें दिखाते हैं एकदम तेज़ी से आवाज़ आती है चिल्लाने की और कोई टेबल तोड़ देता है। ये खुद बड़ी बहन होती हैं जो एकदम बोल रही होती हैं गुस्से में, क्या बार-बार फेल होना, आखिर वो सोचते ही क्या है हमारे बारे में कि हम बीविचिंग फ्लावर्स आखिर हैं क्या? आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऐसे बेइज़्ज़ती करने की? वो चुकाएँगे, वो ज़रूर इसकी कीमत चुकाएँगे। तो वो पीछे खड़ी हुई लड़कियाँ बोल रही होती हैं धीरे से, पर ये तो वही सेम शब्द हैं जो बड़ी बहन ने खुद बोले थे अपने मुँह से। तो दूसरी वाली बोलती है उससे, हे चुप हो जा, अगर बड़ी बहन ने सुन लिया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बड़ी बहन एकदम गुस्से में बोल रही होती हैं, अच्छा तो गोल्ड ड्रैगन गिल्ड, हाँ वही है ना ये, इसके बाद तुम मेरा अगला टारगेट होगे। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी खून के आंसू रोने के लिए और ये जब तक चलता रहेगा जब तक तुम मुझसे माफ़ी की भीख ना मांगोगे। और हमें दिखाते हैं उसके पीछे की सारी लड़कियां बोल रही होती हैं कि चलो चलते हैं अपना सामान पैक करते हैं फिर। तो हमें यहाँ पे बता रहे होते हैं कि एक आर्टिस्ट वो कभी भी बेइज्जती सहन नहीं करता। और दोबारा से बड़ी बहन चिल्ला के बोलते हैं, और क्या, क्या गार्लिक वाइन, क्या तुम जानते भी हो कि हमने कितनी ज़्यादा मेहनत से वो बनाई है, ये तो बिल्कुल दिन दहाड़े चोरी थी। तो वो लड़कियां दोबारा से बोल रही होती हैं धीरे से, पर गार्लिक वाइन वो तो आपने खुद ही बोली थी। और दूसरी बोली होती है, बस ऐसा दिखाओ कि तुमने कुछ नहीं सुना। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं कि वो सभी की सभी बहनें एक ब्रिज के पास खड़ी होती हैं और यहाँ पे जो बड़ी बहन होती हैं वो ब्रिज को साफ कर रही होती हैं। उसका वो खड़ी हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि ठीक है सब कुछ तैयार है, जो जाल था वो तैयार हो चुका है। तो सभी एकदम तालियां बजाते हुए बोल रही होती हैं, वाह बहुत सही किया आपने बड़ी बहन। तो बड़ी बहन बता रही होती हैं कि ये ब्रिज इतना ज़्यादा मजबूत लगता है कि इसके ऊपर से एक आर्मी आराम से निकल सकती है। पर ये किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि जैसे ही एक गिलहरी भी इसके ऊपर से निकलेगी वैसे ही ये गिर जाएगा।
तो वो लड़कियां बोल रही होती हैं एकदम चिल्ला के कि हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। आप जब काम कर रही थीं तब हमने पूरी चीजें देखी और हमें अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा और एकदम सीटियां बजा रही होती हैं। और वो बोल रही होती हैं सच में ये तो एक कला का काम है। और यहाँ पे बड़ी बहन एकदम खुश हो रही होती हैं, हंस रही होती हैं। उसका वो बोलती हैं अच्छा अब हमारा जो शिकार है वो कहाँ पे है। तो दूसरी बोलती है मैं देख के बताती हूँ। और हमें दिखाते हैं पीछे से कोई आ रहा होता है। तो ये गैंग होता है जो उस ब्रिज के ऊपर से आ जाता है और एकदम आराम से निकल गया होता है। तो ये बोलती है बगल में खड़ी हुई लड़की कि वह 10 मिनट में यहाँ से निकलेगा। और बड़ी बहन बोली होती हैं अच्छा। और इसी को हमें दिखाते हैं सभी सभी आंखें एकदम खुली रह गई होती हैं। तो बड़ी बहन एकदम चिल्ला के बोलती हैं क्या क्या आखिर वो क्या था। वो क्या था जो अभी यहाँ से गुजरा है। तो दूसरी लड़कियां बोल रही होती हैं उससे कि वो इतनी जल्दी गया है कि हम उसे देख ही नहीं पाए, वो एक इंसान था। नहीं नहीं वो एक सूअर था। तो बड़ी बहन बोलती हैं क्या एक सूअर। क्या मुझे दिन में चीजें दिख रही हैं क्या। वो सूअर या और कोई भी हो पर उसने ये ब्रिज कैसे क्रॉस किया। तो दूसरी बोलनी होती हैं कि हाँ हमने भी यही देखा था पर कैसे। और बड़ी बहन वहीं पे खड़ी होती हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रही होती। वो उसका ब्रिज की तरफ देखती हैं और वो बोलती हैं कि एक सूअर इसके ऊपर से गुजरा और ये अभी तक ऐसे खड़ा है, ये कैसे हो सकता है। क्या जो जॉइंट्स मैंने बनाए थे वो कहीं बेकार तो नहीं हो गए। और इसी का वो पैर रखती हैं उस ब्रिज पे। तो ब्रिज अपने आप टूट जाता है पूरा का पूरा एक साथ। और बड़ी बहन भी एकदम नीचे गिर जाती हैं, सभी बोल रहे होते हैं क्या बड़ी बहन बड़ी बहन। तो हमें दिखाते हैं ये ब्रिज पूरा एक रस्सियों पे खड़ा हुआ होता है। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे कोई आ गया होता है। और वो दूसरी साइड खड़ा होता है इनसे और इन्हीं की तरफ देख रहा होता है। तो सामने वो बोल रही होती हैं ओ माय गॉड थैंक यू। चलो बड़ी बहन बच गई क्योंकि उनने सेफ्टी रोप बांध रखी थी। और दूसरी पूछ रही होती है बड़ी बहन क्या आप ठीक हैं। और ये आदमी जो इनका शिकार होता है वो दूर से खड़ा होकर नहीं देख रहा होता है। उसका वो ड्रिंक करता है और वहां से चला जाता है। तो वो लड़कियां बोल रही होती हैं कि मुझे लगता है कि ये बेहोश हो गई हैं। दूसरी बोलती है तो ठीक है ना, इन्हें जल्दी से ऊपर खींचो। उसका हमें दिखाते हैं कोई बोल रहा होता है ओ भगवान क्या तुम एक बार इनकी तरफ देख सकते हो। ये इतने ज्यादा गर्म है कि इनमें से धुआं निकल रहा है। और जो इसके अंदर की फिलिंग है वो सिर्फ मशरूम और वेजिटेबल से बनाई गई है, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो गैंग बोल रहा होता है कि हाँ जरूर, ये हमारे स्पेशल वेजी डम्पलिंग्स हैं जो सिर्फ आपके लिए बनाए जाते हैं एल्डर। तो यहाँ पे एल्डर बोल रहे होते हैं कि एक बार दोबारा से मैं तुम्हारे एहसानों में दब चुका हूँ, ये लो ये डम्पलिंग्स की फीस है। तो गैंग बोला होता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, आखिरकार हम वो लोग हैं जो आपका शुक्रिया करते हैं ये ऑर्डर करने के लिए। तो हमें दिखाते हैं गेट से एकदम आवाजें आ रही होती हैं और वो बोल रहे होते हैं एल्डर एल्डर। एल्डर एकदम डर जाते हैं। तो वो लोग बोल रहे होते हैं बाहर से प्लीज हमें माफ कर दो और गेट को खोलिए एल्डर। ये पहले से ही 10 दिन हो गए हैं जब से आपने खाना और पीना मना कर दिया है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं गैंग एकदम हंस रहा होता है विंडो से देखते हुए। और एल्डर एकदम चिल्ला के बोलते हैं चुप हो जाओ तुम सभी की सभी और यहाँ से चले जाओ। आखिर तुम्हें किस बात की चिंता है कि मैं मरूं या जिंदा रहूं, जब तुम मेरी एक बात नहीं मानते जो भी मैं तुमसे बोलता हूँ और बस मेरी बातों को ऐसे ही सुनते हो। उसका वो एकदम पीछे देखते हुए गैंग से बोल रहे होते हैं धीरे से ओ और अगर जब तुम कल आओ तो वो देखते हैं क्या गैंग वहाँ पे होता ही नहीं है। उसका वो विंडो से नीचे देखते हैं तो गैंग एकदम नीचे उतर गया होता है पहाड़ से। और वो बोल रहे होते हैं आखिरकार वो कब इतनी जल्दी नीचे चला गया। वो सच में एक इंटरेस्टिंग लड़का है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं। और जो उनका घर होता है वो एक अलग पहाड़ी पे होता है जहाँ पे आने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। जिस पे भी लोग खड़े होते हैं बोल रहे होते हैं एल्डर एल्डर। और वो सभी बोल रहे होते हैं कि कम से कम आप एक बार दरवाज़ा तो खोल दीजिए, हम आपके लिए तिल का दलिया लाए हैं। हमें चिंता है कि कहीं आप खुद को चोट ना पहुंचा लें ऐसा करके। तो एल्डर एकदम डंपलिंग खा रहे होते हैं और गुस्से में चिल्ला के बोल रहे होते हैं तुम दुष्टो, मैंने तुमसे कहा था चले जाओ। और एकदम धीरे से बोल रहे होते हैं कि कौन परवाह करता है उस तिल के दलिए के बारे में जब मेरे पास ये है। और इसी का हमें दिखाते हैं दोबारा से कोई साफ सफाई कर रहा होता है। अरे नहीं ये तो बड़ी बहन होती हैं जो जाल बिछा रही होती हैं और बोल रही होती हैं ओह आखिरकार सब काम पूरा हो गया, अच्छी बात है मैंने दूसरा जाल तैयार कर लिया है। और जैसे ही अब वो यहाँ से निकलेगा तो फिर वो हैं और सभी एकदम तालियां बजा रही होती हैं इनके लिए। और ये जाल होते हैं ये उसी आदमी के लिए होते हैं जो इनको देखते हुए जा रहा होता है। तो इनमें से एक लड़की बोलती है पर बड़ी बहन। और बड़ी बहन उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। तो उसका ये लड़की बोलती है कि उस सुअर के बारे में जो पहले पुल पार कर चुका है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक सुअर की बजाय एक मुरीम गोसू हो। और गोसू उसे कहते हैं जो एक बहुत ज़्यादा ही हाईली स्किल्ड पर्सन होता है। और उसे मुरीम वर्ल्ड में मार्शल आर्ट मास्टर कहते हैं। और ये लड़की बोल रही होती है क्या आपको पता है उनके पास कदम रखने या दौड़ने की टेक्निक होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोसू
जब बर्फ पे चलते हैं तो पैरों के निशान भी नहीं छोड़ते पीछे। तो इतने में बड़ी बहन उसके मुंह पे वो झाड़ी मारती हुई बोलनी होती हैं कि तुम मूर्ख। और लड़की एकदम खास रही होती है, वो भी दूर चली जाती है इनसे। तो बड़ी बहन बोलती हैं, क्या एक मुरीम का गोसू? हाँ, तुम ये बोल रही हो ना। ये मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगी कि ये सब चीजें जिनके अंदर पाम विंड और मूविंग टेक्निक्स हैं, ये सब कुछ बनाई गई हैं उन बुड्ढों के द्वारा जो मार्शल आर्ट को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। हम आर्किटेक्ट हैं, हमारा काम है बनाना और उसे सबके सामने दिखाना। अगर तुम्हारे पास सच में इतना ज़्यादा टाइम है कि तुम उन बूढ़े लोगों की बातें सुनो, ये बकवासी जो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं बस एक ठग हैं, इसकी जगह तुम्हें ये सोचना चाहिए कि नया जाल कैसे बनाएं। और यही बात उन सभी को बता रही होती हैं, बोल रही होती हैं कि अब मैं सोचती हूँ कि तुम लोग तुम्हारा सबक सीख चुकी होगी। और सभी सभी माफ़ी मांग रही होती हैं। तो हमें दिखाते हैं पीछे से गैंग आ रहा होता है एकदम दौड़ते हुए तेजी से, और वो इनकी बगल से निकल जाता है। ये सभी सभी उसी की तरफ देख रही होती हैं। तो बड़ी बहन एकदम चिल्ला के बोलती हैं, हे रुक जाओ। और गैंग उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका वो आगे जाके रुक जाता है, बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो बड़ी बहन बोल रही होती है, हाँ तुम यहाँ वापिस आओ मेरे पास। तो हमें दिखाता है गैंग एकदम भगते हुए आ रहा होता है इसके पास, और ये सभी एकदम चौंक जाती हैं। तो गैंग इनके पास आके खड़ा हो जाता है, बोलता है, तो क्या हुआ है बताओ मुझे जल्दी। इसी को हमें दिखाते बड़ी बहन एक पत्थर उठाती हैं और बोल रही होती हैं उसे फेंकते हुए कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जैसे ही पत्थर जमीन पे टकराता है तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे एकदम जाल एक्टिव हो जाता है। और गैंग बोल रहा होता है, पाओ ये क्या है? और इसे देख के बड़ी बहन एकदम खुश होती हैं, वो गैंग के कपड़े खींचते हुए बोलती हैं कि देखा तुमने, देखा, ये दरअसल नॉर्मली इसी तरीके से होना चाहिए कि जब तुम एक बार इसके अंदर फंस जाओ तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। तो गैंग बोल रहा होता है, ओ अच्छा, हाँ मैंने देखा। मैं जानता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा शानदार है, ये बहुत अच्छा था। तो बड़ी बहन एकदम हंस रही होती हैं, उसका वो रुकती हैं और अपने दोनों हाथों से गैंग के कपड़े पकड़ती हैं और वो बोलती हैं, तुम आखिर तुम हो कौन? और इससे पहले भी तुम ही थे ना वो? आखिरकार तुम्हारे कनेक्शन क्या हैं न्यू डोंग से, जिसे ब्रूचुअल शॉट भी बोलते हैं? वो हमारा शिकार है और हम जाल उसी के लिए बिछा रहे हैं। और तुम जिसने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो मेरे जाल वो बेकार कर दिए हैं मेरे बिछाते ही। ये जाल सिर्फ हम उसको फंसाने के लिए बिछा रहे थे। क्या तू ये भी जानता है कि एक को बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और इसमें पैसा कितना जाता है? तो गैंग बोल रहा होता है, ओहो, मैं बस एक डिलीवरी वाला हूँ। बाकी सब लड़कियां बोल रही होती हैं कि बड़ी बहन आप शांत हो जाइए। तो इसी को हमें दिखाते हैं, कोई बोलता है, क्या किसको पकड़ने के लिए बोल रही थी तुम? तो बड़ी बहन एकदम पीछे की तरफ देख रही होती हैं और गैंग भी देख रहा होता है साइड में। तो हमें दिखाते हैं वहाँ से कोई आ रहा होता है साइड से, और जो ये आया होता है वो होता है न्यू डोंग, जिसे ब्रूचुअल शॉट बोलते हैं। ये लोग इसी के लिए जाल बिछा रहे होते हैं। तो उसका वो बोलता है, तुम वही कमीनी हो ना जिन्हें मैंने पहले टूटे हुए पुल के पास देखा था। तो फिर वह जाल भी मेरे लिए ही था, क्योंकि मैं ही हूँ न्यू डोंग। तो बड़ी बहन उसी की तरफ देख रही होती हैं और बाकी सब भी उसी की तरफ देख रही होती हैं, और बड़ी बहन बोलती हैं कि दौड़ो, दौड़ो यहाँ से। और सभी की सभी गैंग को वहीं पे छोड़ के भाग जाती हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं न्यू डोंग को एकदम गुस्सा आ जाता है और एकदम चिल्ला के बोलता है, आखिर तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? और एकदम स्पीड से जा रहा होता है नी की तरफ। वो सभी की सभी पीछे की तरफ देख रही होती हैं मुड़ते हुए। तो हमें दिखाते हैं न्यू डंग एकदम गुस्से में होता है, वो एकदम हंसते हुए जा रहा होता है नी की तरफ, और गैंग इनके रास्ते के बीच में खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है चलो सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन हमें दिखाते हैं न्यू डोंग सीधा इसी पे अटैक कर देता है, लेकिन गैंग बच गया होता है लास्ट मिनट पे। उसका वो बोलता है इससे, ओ मिस्टर, मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पे मैं। तो न्यू डंग एकदम मुझसे बोलता है, क्या तुमने मेरी स्वॉर्ड को डॉज किया? ऐसा लगता है कि इस बार गोल्ड ड्रैगन गिल्ड ने किसी ठीक ठाक आदमी को भेजा है मेरा मुकाबला करने के लिए। तो वो एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है और गैंग सभी को डॉज कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं। और इसी को हमें दिखाते हुए सीधा पेड़ से जाकर टकरा जाता है। और न्यू एकदम स्पीड से उसी की तरफ आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि मर जा। तो इसी को हमें दिखाते हैं गैंग बहुत ज्यादा स्पीड में एक साथ 3 अटैक करता है वो। और सबसे पहले अटैक में उसने उसकी शॉट तोड़ दी होती है, और दूसरे में सीधा उसकी चेस्ट में मारता है अपनी एल्बो, और तीसरे अटैक में सीधा उसकी चिन पे मारता है बहुत तेजी से, जिसके बाद वो सीधा हवा में उड़ गया होता है, उसकी हालत एकदम खराब हो गई होती है। और गैंग वहीं पे होता है, वो सोच रहा होता है क्या ये क्या किया मैंने। और उसे एकदम होश आता है। उसका वो अपने आजू बाजू चारों तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है, उप्स, ऐसा लगता है मुझे किसी ने भी नहीं देखा। हाँ सही है, चलो भगते हैं यहाँ से। तो वहाँ पे वो सारी बहनें बोल रही होती हैं कि मैंने देखा, और हाँ मैंने भी। तीसरी वाली बोलती है कि मैंने भी देखा। तो इनमें से एक बहन जो बोल रही होती है गोसू के बारे में, वो बहुत ज्यादा खुश होती है और एकदम हंसते हुए बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना, बड़ी बहन, मैंने आपको बताया था ना कि वो बोल सा दिखने वाला आदमी वो जरूर एक गोसू है। और एकदम हंस रही होती है। और हमें दिखाते हैं बड़ी बहन बोल रही होती हैं
कि एक घोसू लड़कियों तो सभी की सभी बोलती हैं हाँ। और हमें दिखाते हैं यहाँ बड़ी बहन एकदम आवाज़ें निकाल रही होती हैं, तो वो सभी की सभी एकदम परेशान हो जाती हैं, बोलती हैं बहन आखिर क्या हुआ है तुम्हें बड़ी बहन। तो यहाँ पे दिखाते हैं ये एकदम गिर गई होती है उसके लिए और एकदम बोल रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। तो उसकी बहनें बोल रही होती हैं क्या आप क्या बोल रही हैं। तो इसका हमें दोबारा से रेस्टोरेंट दिखाते हैं जहाँ पे गैंग काम करता है और इसके अंदर हमें ईयरिंग दिखा रही होती हैं जो एकदम सामने की तरफ देख रही होती है क्योंकि इसके सामने गैंग बैठा होता है और वो डम्पलिंग्स खा रहा होता है और ये दोनों के दोनों एकदम बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, आपस में बैठे होते हैं और हँस रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं कोई इन्हें देख रहा होता है दूर से और ये बड़ी बहन होती हैं जो इन्हें देख रही होती हैं बहुत दूर से और इनकी जो बाकी सारी छोटी बहन होती हैं वो सोच रही होती हैं कि वो उसके पास तो पहले से ही और कोई है, वो बेचारी हमारी बड़ी बहन, अब वो क्या करेंगी इसके बारे में। तो वो देखती हैं सामने तो उनकी बड़ी बहन एकदम आवाज़ें निकाल रही होती हैं, बोल रही होती हैं वह सुअर, वह अभी कुछ देर पहले मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था और अब वह किसी दूसरी लड़की के साथ है, मस्ती कर रहा है वो उसके साथ। यही सुन के पीछे की एकदम शॉक हो जाती हैं, सोच रही होती हैं क्या ये क्या बोल रही है बड़ी बहन। तो बड़ी बहन बोल रही होती हैं यही कारण है कि आपको आदमियों को हमेशा भूखा रखना चाहिए। और एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, उसके बाद वो बोलती हैं मैं तुम्हें एक बहुत ही क्रूर जाल से मारूंगी और उसके अंदर मारूंगी नहीं बल्कि तुम्हें तड़पाऊंगी धीरे धीरे, जहाँ पे भूत भी जहाँ पे भूत भी तुम्हें देख के खुश होंगे, बस तू इंतजार कर तू सुअर। तो वहां से वो सभी की सभी बहनें जा रही होती हैं और वो बोल रही होती हैं चलो अब चलते हैं, चलो छोटी सी जो हमारी मिस स्मार्ट है उसे खाना खिला के आती हैं। तो ये उसी लड़की की बात कर रही होती हैं जिसने चूहा पकड़ के दिखाया होता है आसानी से, या कि उसे ऑर्डर मिले होते हैं कि उसे भूखा रखा जाए। तो इसका हमें दिखाते हैं कोई रॉक पेपर सीजर खेल रहा होता है और यहाँ पे दिखाते हैं कि एक हार जाता है जिसने रॉक बनाया होता है और पेपर वाला जीत जाता है। और ये बच्चे जो खेल रहे होते हैं वो एक झोपड़ी के सामने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, इनका घर एकदम बहुत ज़्यादा टूटा सा होता है। तो यहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि अगर मैं जानता कि जो मेरी ज़िंदगी में मैंने पहला रॉक पेपर सीजर का गेम खेला था, अगर मैं उसमें जीत जाता तो मेरी ज़िंदगी, और अगर मेरी जगह मेरा छोटा भाई वो बेचा गया होता मेरी जगह मेरे फादर्स के कर्ज के बदले, तो क्या जो मेरी किस्मत थी वो आज से अलग होती। और हमें दिखाते हैं ये वही बच्चा होता है जो बचपन में रॉक पेपर खेल रहा होता है क्योंकि इसके सिर पे भी वही सेम निशान होता है। और हमें दिखाते हैं ये एकदम कैद होता है जो वो बोल रहा होता है कि कुछ ज़्यादा ही खून खून हो रहा है यहाँ पे। तो ये लोग उसे मार रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या गर्मी तेरे सिर पे चढ़ गई है क्या, और ये क्या तू बड़बड़ा रहा है और क्या बकवास कर रहा है तू कमीने। और उसे एक के बाद एक मार रहे होते हैं। तो दूसरा वाला उसे लात मारते हुए बोल रहा होता है कि अगर तेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत बची है बात करने के लिए तो तू उठ के चलने की कोशिश क्यों नहीं करता। हाँ तू अभी भी खड़ा नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है पहले से ही नीचे बैठा हुआ है ना, तो यही जगह बना देते हैं जहाँ पे तू मरेगा। अब तू यहाँ मरने के बाद भी यहीं पे आराम करियो। तो हमें दिखाते हैं जो इनका सीनियर ऑफिसर होता है वो बोल रहा होता है कि बंद करो ये सब, और वैसे भी वो एग्जीक्यूटेड होने वाला है कुछ ही समय में, पर अगर वो यहीं पे ऐसी जगह पे मर गया तो ये सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं। तो ये दोनों कार्ड बोल रहे होते हैं कि हाँ ठीक है सर, और वो रुक जाते हैं। तो इसका वो सीनियर ऑफिसर बोलता है कि ठीक है अब हम जब यहाँ पे रुक ही गए हैं तो क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और यहीं पे थोड़ा आराम कर लें। तो वो गार्ड बोल रहे होते हैं कि हाँ ठीक है सर। तो इन्हीं में से एक गार्ड थूकते हुए बोल रहा होता है कि तू खूनी, और उसके मुंह पे थूक दिया होता है उसने। तो कैप्टन वहाँ पे जाके बैठ गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हाँ कितनी अच्छी छाया है यहाँ पे। तो ये जो कैदी होता है वो एकदम सांस ले रहा होता है बहुत तेजी से। उसके बाद वो बोलता है कि फिर भी, और एकदम पेड़ की तरफ देख रहा होता है तो हमें दिखाते हैं पेड़ से कुछ चमकता हुआ। तो ये कैदी मन में सोच रहा होता है तब से मैंने रॉक पेपर सीजर का एक भी खेल नहीं हारा है। और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और वो एकदम घूरते हुए सामने की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने घुटनों पे खड़ा होता है। तो पेड़ के नीचे गार्ड बैठे होते हैं, वो उनमें से एक बोल रहा होता है कि कासल तक पहुंचने के लिए हमें और कितना ज़्यादा समय लगेगा सर। तो ये आदमी बोल रहा होता है कि वहां तक अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो मुझे डाउट है कि हम शाम तक भी वहां पहुंचेंगे। उसका वो सामने देखते हैं तो वो कैदी इन्हीं की तरफ आ रहा होता है खड़े होके। तो उनमें से एक बोलता है क्या वो कमीना दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो दूसरा गार्ड बोलता है कि हाँ, और वो एकदम खड़े होकर इन्हीं की तरफ आ रहा होता है धीरे धीरे। उसका वो बोलता है कि चलो ठीक है रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, अगर तुम में से एक भी मुझे हरा देता है तो मैं तुम तीनों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और वो तीनों गार्ड इसी के सामने खड़े होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसका इनमें से एक खड़ा होता है, बोलता है हाँ आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। तो दूसरा वाला बोलता है उससे जो बैठा होता है कि ये कमीना ये वही चीज मांग रहा है, जाओ इसे दे दो। तो ये बोलता है कि वैसे ही हमें
बहुत दूर जाना है तो तुम्हारे पैर नहीं, पर तुम्हारी कलाई वो कैसी रहेगी? वो इतना ही बोल रहा होता है तो हमें दिखाते हैं एक चेन आती है उसके आस-पास और उसके चेहरे को बिल्कुल पकड़ लिया होता है चेन से। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या है? तो हमें दिखाते हैं उसे एकदम ऊपर उठा देता है तेज़ी से। तो ये गार्ड सोच रहे होते हैं क्या ये क्या हो रहा है? और हमें उस पेड़ के ऊपर दिखाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं। तो ये बोल रहे होते हैं क्या आखिर ये है क्या? और वहाँ पे एकदम बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही होती हैं दर्द की, चिल्लाने की और ये कैदी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है बिना पलक झपकाए हुए। तो इसको हमें दिखाते हैं उसके लॉक खुल जाते हैं, वो आज़ाद हो जाता है और एक आदमी उसके ऊपर कपड़े डालता है तो दूसरा बोलता है उससे कि हमें आपको देख के बहुत अच्छा लगा बॉस। तो ये आदमी एकदम साइड में देख रहा होता है। तो फिर इनमें से कोई बोल रहा होता है क्या बस यहाँ पे 3 गार्ड थे? तुम तो ऐसे ही बकवास कर रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे अकेले ही आकर ये सब कुछ सँभाल लेता। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। क्या ये लोग ये नहीं जानते थे कि इनका कैदी कौन है? ये बेवकूफ़ लोग, ये ऐसे ही मारे गए और एकदम हँस रहे होते हैं इनके ऊपर। तो फिर हमें दिखा रहे होते हैं इन 3 गार्ड में से जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, उसे कैदी बना लिया होता है और वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो जो ये कैदी होता है वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है इसे ही और वो एकदम हँसते हुए बोलता है, ओह माय गॉड! तुम तीनों को ज़िंदा रखना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना? तो वो गार्ड सोच रहा होता है क्या इसे क्या हुआ? तो उसका वो बोलता है, लेकिन अगर तुमने मुझे हरा दिया, तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने दूँगा। क्या तुम खेलना चाहते हो या नहीं? तो वो गार्ड बोल रहा होता है क्या क्या खेलना है? तो ये कैदी बोल रहा होता है कि रॉक पेपर सीजर मुझे हराओ और यहाँ से जिंदा चले जाओ। मैं सच में सीरियस हूँ इस बात के लिए। इसी को हमें दिखाते हैं वो जीत नहीं पाता और तीनों को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। तो उसके बाद दूसरे आदमी पूछ रहे होते हैं इनसे कि तुमने अच्छे से देखा है ना कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा? तो ये बोल रहे होते हैं कि हाँ सर हमने अच्छे से देखा है। तो हमें इनके बारे में बता रहे होते हैं कि जो वाइट स्कल्स हैं वो एक बैंड है मराउंडिंग डाकुओं का। ये एक बेरहम और लोगों को बुरी तरीके से मारने के लिए जाने जाते हैं। ये बैंड एंजॉय करता है गलत काम करना और लोगों को मारना और इन्हें लोग ही नहीं जानते बल्कि दूसरे बैंडिट्स के ग्रुप के बीच में भी इनका नाम अच्छे से लिया जाता है। और एक विचित्र अफवाह फैल गई थी कि व्हाइट स्कल का लीडर वोंग हॉक को एक छोटे से गांव में पकड़ लिया गया था। लेकिन जब कैसल तक ले जाने वाले 3 गार्ड वो रास्ते में ही गायब हो गए तो ये अफ़वाह भी ख़त्म हो गई। तो इसको हमें दिखाते शाम हो गई होती है और यहाँ पे पहाड़ों के बीच में एक घर होता है, जहाँ पे एकदम हँस रहे होते हैं लोग बहुत तेज़ी से। तो ये व्हाइट स्कल के ही लोग होते हैं जो इस घर के अंदर आ गए होते हैं। तो यहाँ पे इनका लीडर इन्हें बता रहा होता है कि वो प्रोस्टिट्यूट्स वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी थीं और वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगीं कि मैं उनके साथ एक कप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे ही पीता रहा और इससे पहले मुझे कुछ और पता लगता, मैं बेहोश हो गया और जब मैं अपने होश में आया तब मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर वो रस्सियों से जकड़ा हुआ था और सभी एकदम हंस रहे होते हैं इस बात पे। और इसी का वो ड्रिंक कर रहा होता है तो बाकी सभी बोल रहे होते हैं कि सच में इस बार तो बाल बाल बचे हो बॉस। और इसके पीछे हमें दिखाते हैं कोई मरा हुआ पड़ा होता है, ये जरूर वो आदमी होगा जिसका ये घर होगा, उसे इन लोगों ने मार दिया होगा। तो इसका दूसरा आदमी बोलता है कि अगली बार हम में से किसी को अपने साथ ले जाना बॉस, अपना बॉडीगार्ड बना के। तो इनका बॉस बोल रहा होता है ओहो ये तो फिर मेरी ड्रिंक का मजाक खराब कर देंगे। तो इसी के बाद लीडर के बगल में खड़ा हुआ आदमी बोलता है पर फिर भी आप पहले जैसे नहीं रहे बॉस। मैं अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा कि वैंग होक जिसे हैंड ऑफ यामा भी कहते हैं कि वो इतनी बुरी तरीके से पकड़ा जाएगा। भले ही आप प्लास्टर में हो पर पहले के दिनों में हम उंगली भी उठाते उससे पहले ही आप उन्हें खुद ही मिटा देते थे बॉस। तो सब बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला। और यहाँ पे इनका बॉस बैठा होता है, वो ड्रिंक कर रहा होता है, इसका वो अपने कप को रखता है और बोलता है लेफ्टिनेंट। तो जो ये साइड में खड़ा होता है बोल रहा होता है कि हाँ। तो उसका वो पूछते हैं इससे कि कितना टाइम हुआ है जब से तुम मेरे नीचे काम कर रही हो? तो लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है कि यही कुछ 4 साल हुए हैं, हाँ मुझे जितना याद है इतना ही टाइम हुआ है। तो बॉस बोल रहे होते हैं अच्छा तो ये बात है, 4 साल वैसे बहुत लंबा समय होता है। इस समय के अंदर क्या तुम्हारे सिर के साथ कुछ गड़बड़ हुई है क्या? क्योंकि तुम अपने बॉस पे ऐसे जोक मारने लगे हो। तो लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है ओहो बॉस कम ऑन, ये तो बस कहने की बातें हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं? तो इसका बॉस बोल रहा होता है तो फिर एक रॉक पेपर सीजर का गेम हो जाए, अगर तुम जीते तो तुम मेरी जगह ले लोगे। तो लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है क्या ये क्या है? और सभी के सभी एकदम शॉक में होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या बॉस क्या बोल रहे हैं? तो इसी के बाद बॉस बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी जवान देता हूँ, मैं सच में सीरियस हूँ और वैसे भी तुम फायदे में रहोगे क्योंकि कुछ समय से मैंने अपने हाथ को अच्छे से यूज़ नहीं किया। तो देखो ज़रा मेरी उँगलियाँ वो भी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई हैं
तो लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है कि हाँ, हाँ, आप ज़रूर मज़ाक कर रहे हैं। तो फिर हमें दिखाते हैं वो एकदम सीरियस होते हुए इसी की तरफ देख रहा होता है और लेफ्टिनेंट भी उसी की तरफ देख रहा होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। उसका बोलता है कि शिट डैम इट! वो एकदम पीछे तब जाता है अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए। तो हमें दिखाते हैं उसकी स्वॉर्ड वहाँ पे नहीं होती। वो बोल रहा होता है क्या ये क्या है? और इसकी स्वॉर्ड इसके बॉस के हाथों में होती है। वो बोल रहे होते हैं, तुम्हारी स्वॉर्ड वो कुछ ज़्यादा ही शार्प है। तो लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है क्या? क्या? कब? कैसे? आपके पास? और इतने में हमें दिखाते हैं उसके शरीर पे बहुत सारे कट लग गए होते हैं और वहाँ पे खून ही खून होता है, सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। इसका हमें दिखाते हैं वो जमीन पे गिर जाता है और उसका बॉस उसकी तलवार को टेबल पे रख देता है। उसके बाद वो ड्रिंक पीना शुरू करता है, एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, बोलता है, हाँ, तो क्या तुमने उसे ढूँढ लिया है कि वो कहाँ पे है? तो ये बोल रहे होते हैं कि हाँ, हमने ढूँढ लिया है। तो ये गार्ड बोलता है कि वह येलो ड्रैगन माउंटेन के पास कहीं पे छुपा हुआ है और ज़ाहिर तौर पर किसी नोबल परिवार का वंशज होने का दिखावा कर रहा है। तो उसके बगल में खड़ा हुआ आदमी बोलता है कि हाँ, और वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इनका बॉस बोल रहा होता है, अच्छा, तो वो एक नोबल परिवार का दिखावा कर रहा है। उसने पहले मेरे हाथों से सोना चुराने की कोशिश की और अब वह मौज मस्ती कर रहा है, हैं? और एकदम गुस्से में होता है, ड्रिंक अपने हाथों में पकड़ी हुई होती है उसने। उसे वो एकदम कागज़ की तरह फ़ोल्ड कर देता है और सभी के सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं उसकी पावर को। उसका वो बोलता है, वाह! इससे मेरी ड्रिंक पीना बंद हो गया है। क्या कोई मेरे साथ रॉक पेपर सीज़र खेलकर मेरा मूड हल्का करना चाहेगा? मुझे हराओ और तुम मेरे नंबर 2 बन सकते हो। कैसा रहेगा? और सभी सोच रहे होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते वहाँ पे। तो इसी को हमें दिखाते हैं रॉक पेपर कोई खेल रहा होता है और यहाँ पे सीज़र बोल के जीत जाता है वो। तो ये जो 2 कस्टमर होते हैं वो खेल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि नहीं, दोबारा नहीं। तो फिर जो जीत गया होता है वो एकदम हँसते हुए बोल रहा होता है कि भले सका हम कितने भी बार खेल लें ये, पर तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते, और एकदम हँस रहा होता है। और फिर जो हारा होता है वो पैसे दे रहा होता है, बोल रहा होता है, शिट! मैं सच में रॉक बनाना चाहता था उस समय। और वो बूढ़ी औरत बोल रही होती है, थैंक यू आपका। इसके बाद जो जीता होता है वो बोल रहा होता है कि अगर तुमने रॉक फेंका होता तो मैं पेपर बनाता और मैं दोबारा से जीत जाता। उसका वो खाने के लिए धन्यवाद बोलती है, वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर जो जीता होता है वो बोल रहा होता है, इसे हमारे मार्शल आर्ट के लेवल के बीच का डिफरेंस का कारण मान सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे लेवल में ज़्यादा हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तो दूसरा वाला जो हारा होता है वो एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि रॉक पेपर सीजर का मार्शल आर्ट से क्या लेना देना है। तो वो दूसरा वाला एकदम हंसते हुए बोलता है कि सब कुछ ऐसे ही तो है। फिर वो बताता है कि ये गेम रॉक पेपर सीजर का जो डिसाइड होता है ऑन द स्पॉट, एकदम बहुत तेजी से। जब एक बार तुम डिसाइड कर लेते हो कि तुम क्या फेंकना चाहते हो, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है उसे बीच में चेंज करना। तुम्हें सिर्फ तेज आंखें नहीं चाहिए जिससे तुम देख सको कि तुम्हारा ओपोनेंट क्या बनाना चाहता है, पर तुम्हें फास्ट रिफ्लेक्सेस और अपना दिमाग अच्छे से चलाना आना चाहिए। तो जो हार गया होता है वो एकदम गुस्से में बोल रहा होता है, तुम बकवास कर रहे हो यहाँ पे, अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर हरा दूँगा इसमें। तो दूसरा वाला बोलता है कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, हाँ, हाँ। और यहाँ पे हमें दिखा रहे होते हैं गैंग तैयार होता है डिलीवरी करने के लिए। उसका वो बोलता है कि ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। तो येरिन उससे बोलती है कि हाँ, ठीक है। तो इसके बाद बूढ़ी औरत बोलती है कि उस ऑर्डर का साइज़ देखें, तो वो ज़रूर लॉर्ड नैम ने मँगाया होगा। और येरिन एकदम पीछे की तरफ देख रही होती है। तो ये बूढ़ी औरत अंदर से आते हुए बोलती है, वह एक नोबल परिवार का वंशज है या कोई और है, ये पता नहीं। वह जो अपनी बैड हेल्थ के कारण हर दिन घर से बाहर नहीं निकल पाता, उसी का ऑर्डर है ना ये? तो येरिन बोली होती है कि हाँ, ये वही है। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि वह आदमी कैसा दिखता है, लेकिन वह कभी भी घर से बाहर नहीं आता। शायद मैं उसके घर में घुस जाऊं और उसके चेहरे पे एक बार नज़र डाल के देखूं कि वो कैसा है। तो येरिन बोली होती है, हे भगवान, माँ, आप ऐसे व्यक्ति पर नज़र क्यों गड़ाए हुए हैं जो इतना बीमार है कि वह घर से भी बाहर नहीं निकल पाता बेचारा। तो उसकी माँ बोल रही होती हैं कि जब तुम हर दिन स्प्रिंग सीजन में मिलने वाली मुर्गियाँ खाते हैं, तो कभी-कभी तुम एक बीमार मुर्गी भी खाना चाहते हो। क्या तुम ये बात जानती हो? एक टेस्टी डिश के रूप में। और एकदम जीभ से निकालनी होती हैं। तो येरिन उन्हीं की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है, क्या ये क्या बोल रही हैं? उसका भी एकदम चिल्ला के बोलती है कि आखिरकार आप एक बीमार मुर्गी क्यों खाना चाहती हैं? और अगर कुछ खाना ही है तो यहाँ पे बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें हैं जो आप खा सकती हैं। तो उसकी माँ बोल रही होती हैं कि मैं तो बस एक बात बोल रही हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाती हो इन बातों में। उसके बाद हमें दिखाते हैं, ये व्हाइट स्कल गैंग होती है और ये एकदम सामने की तरफ जा रहे होते हैं। इनमें से एक बोलता है, ये एक अजीब लड़का है जो हमारी तरफ भागते हुए आ रहा है। तो इनमें से बोलता है, अच्छी बात है। तो हम उसे रोकते हैं और उससे रास्ता पूछते हैं। इसी को हमें दिखाते हैं वो गैंग होता है जो इनकी तरफ आ रहा होता है
और ये बोलते हैं उससे कि रुक जा रुक जा। अब वो सोच रहा होता है क्या क्या हुआ है, इसलिए वो एकदम स्पीड से रुकता है इनके सामने। तो ये आदमी बोलता है उससे कि क्या यहाँ पे कोई आसपास, और इतने में ही वो बोलता है क्या ये कैसी स्मेल है। दूसरा भी उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो जाके स्मेल को सूंघ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या ये मीट है, वो ये तो डम्पलिंग्स हैं। डोंग बोल रहा होता है क्या। तो फिर इनमें से एक बोलता है हे मोटे, इन सब चीज़ों को नीचे रख दे ताकि हम इनमें से कुछ टेस्ट कर सकें। तो गैंग बोल रहा होता है इनसे वो मुझे माफ़ कर दो, पर ये ऑर्डर और किसी का है तो मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तो वो बोलता है क्या क्या बोला तू, क्या तूने अभी हमें मना किया, क्या ये मोटा अंधा है या और कुछ, लड़के आखिर तुझे हम लोग किस तरीके के लोग लग रहे हैं। तो इनका बॉस भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है वाह सच में मैं इम्प्रेस हुआ तुमसे। मुझे सच में यंग लोग वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनके पास हिम्मत होती है, क्या ये बात तुम जानते हो। और हाँ एक डिलीवरी का है, उसके पास इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो ये सब बोल सके। वो एकदम हंस रहा होता है, उसका बोलता है पर जब अब हम इतने ज़्यादा भूखे हैं तो क्यों ना हम ये एक गेम खेल के डिसाइड करें कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो क्यों ना तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर का गेम खेलो। तो गैंग बोल रहा होता है क्या रॉक पेपर सीजर, अगर मैं जीत गया तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो वो बोल रहा होता है कि हाँ ज़रूर ज़रूर, पर अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारे सारे डम्पलिंग्स ले लूँगा और साथ साथ में तुम्हारा हाथ भी। और गैंग कुछ नहीं सुनता, बोलता है वाह अच्छी बात है, चलो ठीक है रॉक पेपर सीजर। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे गैंग जीत गया होता है और उनका जो बॉस होता है वो हार गया होता है। वो सभी की सभी शौक में देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या है, क्योंकि आज तक कभी किसी से हारा नहीं होता। तो गैंग एकदम वहाँ से निकल जाता है और वो बोल रहा होता है इन सभी से ओ सॉरी अभी मुझे अर्जेंटली कहीं पे जाना है जल्दी, तो तुम सभी को गुड बाय। और वो सभी सभी वहीं पे खड़े होते हैं, बोल रहे होते हैं ये। और मैं दिखाते गॉन्ग इतने में वहाँ से निकल जाता है। तो इनका बॉस खड़ा होता है वहीं पे, वो बोल रहा होता है कि वापिस लाओ, उसे वापिस लाओ यहीं पे। तो उसके सारे आदमी बोलते हैं कि हाँ बॉस ठीक है, इसी को हमें दिखाते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। और जो इनका लीडर होता है वो एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, सामने की तरफ ही देख रहा होता है। तो हेलो दोस्तों, हमारा एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। मैं एपिसोड 2 जल्दी लाऊंगा और ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए बाय बाय।